ठीक है। ओके। देखिए, ये पर्टिकुलर जेनेटिक्स का एक छोटा सा सेक्शन है और क्वेश्चंस यहाँ से काफी बार रहते हैं और क्वेश्चन तो हालांकि काफी सिंपल ही रहते हैं, बट थोड़ा सा ये है कि लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस आते थे वो तो केवल जो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को परफॉर्म करके जो मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड कराया जाता है उस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हमें कितने सिस्ट्रॉन हैं ये ढूंढना होता था। तो वो तो एक सिंपल सा लेवल होता है और जब आपने टॉपिक पढ़ लिया होता है तो आप उसको आराम से कर भी लेते हैं। लेकिन पिछले टाइम के अंदर थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल आने लग गए हैं। तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात आती है तो फिर आपको प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक का मैसेज क्या होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज अपन इसको ही लेंगे और आपको बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंट होना है कि आपको लगे कि हाँ अब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी प्रकार से अपन इस पे चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक तो जैसा कि अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे आपने नॉर्मल कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे काम किए, तो यहाँ पे हम लंबाई वाले एक जीन की बात करते हैं कि हमने केवल एक ही जीन लिया था जो लंबाई को कंट्रोल करता है और उस जीन के दो फॉर्म्स हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, और ये कहलाते हैं आपस में एलील। तो कोई एक जीन हो और उसके दो ही एलील हो, और इस पैटर्न के ऊपर हम नॉर्मली जेनेटिक्स के बहुत सारे जो एस्पेक्ट है उनको समझते हैं। तो हमारा जो बेसिक है जेनेटिक्स में, हमारा जो बेसिक काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि हम एक जीन लेते हैं और उसके दो ही एलील लेते हैं और उनके साथ में जो भी हमारे जीनोटाइप आते हैं, फिर उनका आपस में रिलेशन क्या हो उसके आधार पे हम फिनोटाइप ऐसे बताते हैं। कुछ हमने मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप लिया है अपन ने, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, तो वो मल्टीपल एलील सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो जहाँ पे मोर देन टू एलील हो जाएंगे, मल्टीपल एलील के अंदर मोर देन टू एलील हो जाएंगे, तो मल्टीपल एलील भी हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और जब बात ये आती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करना कि जब हम बात करते हैं कि जैसे लंबाई वाला जीन है, तो ये जीन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने का मतलब एग्जिस्ट इन द जीनोम, कि जीनोम के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट है। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? किसी क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा, और किसी क्रोमोजोम की किसी न किसी भुजा पे प्रेजेंट होगा, एनी आर्म। तो जो भी आपने क्रोमोजोम लिया, सपोज आपने कहा कि ये कोई क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम की जो बड़ी वाली आर्म है इसके ऊपर ये एक जगह आपने ले ली, यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है। तो ये फिजिकल लोकेशन है इसकी, कि भौतिक रूप से हमारा जो जीन है वो पर्टिकुलर इस क्रोमोजोम के इस भाग के ऊपर प्रेजेंट है। ये फिजिकल कंडीशन है इसकी, दिस इज फिजिकल कंडीशन। तो ये जो एक तरीका था कि हमने यहाँ पे कोई भी हमारा जो जीन था उसका हमने लोकेशन कहाँ है, फिजिकली उसका लोकेशन कहाँ है उसके बारे में हमने बात की, और इस लोकेशन को हम बोलते हैं लोकस। ठीक है। और जनरली हम ऐसा समझते हैं या हम नॉर्मली ऐसे काम करते हैं कि कोई एक लोकस हो तो एक लोकस के ऊपर कोई एक जीन होता है, और उस एक जीन से कोई एक प्रोटीन बनती है या कोई एक एंजाइम बनता है, राइट। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। तो जो भी एक जीन होगा उससे एक प्रोटीन बनती है और वो एक जगह पे प्रेजेंट होती है। जैसे आपने कहा कि ये कोई जीन है, उसके दो फॉर्म है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो लोकेशन तो उनकी वही होगी। ए से जो प्रोटीन बनती है वो फंक्शनल है, तो वो अपना वर्क करती है, तो आप कहते हैं कि जो कैपिटल ए है वो वाइल्ड एलील है, राइट।
और स्मॉल ए भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो है ही ना, इसमें कोई म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन है तो इससे प्रोटीन कैसी बनती है, नॉन फंक्शनल बनती है। तो आप कहते हैं कि इससे वर्क नहीं हो रहा है, तो ये उसके अलावा है, तो हम कहते हैं कि ये म्यूटेटेड है। तो हमारे पास कोई भी लोकस होगा, उस लोकस के ऊपर कोई भी जीन होगा, और उस जीन में जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अगर कोई चेंज नहीं है, जो वाइल्ड टाइप होती है, नॉर्मली जैसी सीक्वेंस होती है वो की वो है, तो वो नॉर्मल जो भी फंक्शन है वो कर रही होगी, हम उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं। अगर उस सीक्वेंस में कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है, ये कुछ भी चेंज का मतलब म्यूटेशन है ये, तो ये आपका बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जितना भी हो सकता है, ये फ्रेम शिफ्ट जितना भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, वो सब म्यूटेशन है। अगर ये म्यूटेशन हो गया तो अब हमारी प्रोटीन जो बन रही होगी वो पहले वाली जैसी नहीं है, तो वो कुछ अलग है, उससे वर्क नहीं हो रहा, तो हम कह रहे हैं कि ये म्यूटेट है। तो होने को तो ये भी एलील है, ये सीक्वेंस जैसे कैपिटल ए एक सीक्वेंस है, वैसे स्मॉल ए भी तो एक सीक्वेंस ही था, उसमें बस कुछ चेंज हो गया कि कुछ न्यूक्लियोटाइड अलग हैं उसके अंदर, तो हम कह रहे हैं कि उसमें वो म्यूटेशन था। तो एलील तो ये भी है, तो एक वाइल्ड एलील है और एक म्यूटेंट एलील है, जिनको हम नॉर्मली हमारी भाषा के अंदर हम कैपिटल से और स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका मैटर था, इस मैटर में नॉर्मली आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, किसी एक जीन के बारे में सोच रहे होते हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा 2 एलील लेकर के सोच रहे होते हो, और जिस एलील में कोई दिक्कत नहीं है उसको आप वाइल्ड मान रहे होते हो, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डोमिनेंट मान रहे होते हैं, ऐसे भी आप काम कर रहे होते हैं जेनेटिक्स के। और जो दूसरी वाली थी उसको आप डिफेक्टिव मान लेते हैं, म्यूटेंट मान लेते हैं, तो उसको आप रिसेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव बोलना हालांकि इस एंगल से गलत हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव का लॉजिक तो ये होता है कि अगर कोई भी इफेक्ट है या कोई भी फिनोटाइप है या कोई भी ट्रेट है, अगर वो एक ही कॉपी से आ जाता है तो वो डोमिनेंट कहलाता है। अगर उसको लाने के लिए दोनों कॉपी एक जैसी होनी चाहिए तो वो रिसेसिव कहलाता है। राइट, तो नॉर्मली हम ऐसे काम करते रहते हैं और हमारे काम हो भी जाते हैं, हमारे आंसर भी आ जाते हैं, तो हमें लगता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। राइट, जेनेटिक्स में यही तो होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक जरूर कर रहे होते हैं। तो ये एक जनरल सी बात थी। अब देखो, इस बात में मेन चीज ये निकल के आई कि कोई भी जीन होता होगा तो वो किसी एक जगह पे होता होगा। राइट, अब उसमें क्या है क्या नहीं है वो बाद की बातें हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन साथ में ही कुछ कॉम्प्लेक्स लोकस की कॉन्सेप्ट भी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो कि ये कोई आपने जगह ले ली क्रोमोसोम के ऊपर, और यहाँ पे एक से ज्यादा कुछ चीजें एक साथ आ जाएं, जैसे यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, कुछ अलग अलग सीक्वेंसेज आ गई और वो कैपेबल हैं, इससे भी कुछ बनता है, इससे भी कुछ बनता है, ऐसे। तो एक जगह पे एक ही जीन होता, उससे एक ही पेप्टाइड बनती, तो वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर वहां पे कुछ 1 2 3 ऐसे ज्यादा चीजें आ गई हो, तो है तो वो भी तो एक जगह ही तो है ना, लोकस तो ये भी है। लेकिन इस लोकस से जो बनता है वो यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, ऐसे डिफरेंट चीजें हैं ना, तो वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स लोकस की कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक जगह पे एक ही होगा, ऐसा नहीं है, एक लोकस के ऊपर कई सारे जीन भी हो सकते हैं, यानी कि वो लोकस ऐसा होगा जैसे भीड़ भाड़ वाला लोकस हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स लोकस की कॉन्सेप्ट है। तो जीनोम में कॉम्प्लेक्स लोकस है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको कुछ इसी प्रकार से इनको समझना है, तो कोशिश करिए समझने की, और ये चीजें सच में आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, so far we have considered multiple alleles as a series of alternative forms of a gene present at the same locus. राइट, जैसे आपने लोकस यही लिया था कि ये लोकस x है, राइट, इसके ऊपर A1 भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी में A2 भी है, किसी में A3 भी है, किसी में A4 भी है। तो जीन तो वही है लेकिन उसके अल्टरनेट फॉर्म है, तो ये सब क्या है, एलील है। और ये एलील 2 से ज्यादा है तो ये क्या है,
मल्टीपल एलील्स हैं। तो मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हो सकती है, और वो क्या है कि देखा जाए तो ये अल्टरनेट ही तो है कि उसमें कुछ था, A2 में कुछ और है, A3 में कुछ और है, A4 में कुछ और है जो बाकी से मैच नहीं करता। तो वो एक सीरीज है कि A1 से लेकर के A4 तक ये एक सीरीज है कि किसी में कोई चेंज है, किसी में दूसरा चेंज है, किसी में तीसरा चेंज है, किसी में चौथा चेंज है, ऐसे। ठीक है, और वो सब एक ही जीन के प्रोडक्ट है, अल्टरनेट, एक ही जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स हैं वो, और एक ही जीन के हैं तो उनका लोकस भी सेम ही होगा। और फिर आप जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं 2n, तो उसमें दो ही क्रोमोसोम हैं ऐसे, एक n और दूसरा n। तो यह मान लीजिए कि आपने कहा कि दोनों ही अगर A1 आ गए, ऐसा भी हो सकता है, कोई A2 आ गए, ऐसा भी हो सकता है, किसी में A1 A3 आ गया, ऐसा भी हो सकता है कोई। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा एलील प्रेजेंट है। दोनों सेम है तो आप होमोजाइगस बोल देते हैं, सेम नहीं है तो आप हेटेरोजाइगस बोल देते हैं। और कितने एलील होने पे कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, वो भी आपने निकाल रखा है। तो ये तो वही बात थी। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो साधारण कॉन्सेप्ट है वो आपको ये कहती है कि अगर दो लोकस दूर दूर होंगे तो उनके अंदर एक्सचेंज हो सकता है ना, उनके बीच में क्रॉसओवर हो जाता है। तो इम्प्लाइज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। देखो बिटवीन जीन आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि एक जीन एक लोकस पे और दूसरा जीन दूसरे लोकस पे, तो उनके बीच में दूरी तो है ही ना। और उस डिस्टेंस को आप यूज कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए कि अगर दो जीन है तो दो जगह है, और दो जगह है तो उनके बीच में जगह तो आएगी ना, और उस जगह को आप क्रॉसिंग ओवर में काम ले सकते हो। नॉट विद इन ए जीन, तो अकेले जीन में तो जगह नहीं होती है। हमारी पुरानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की बात है कि दो जीन तो दो लोकस, तो उनके बीच में आप क्रॉस ओवर करा लेंगे। एक जीन में तो दो जगह है ही नहीं ना, वो तो एक जीन तो एक ही जगह है, तो जगह ही एक है, तो फिर दो जगह के बीच में क्रॉस ओवर होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि दो लोकस के बीच में क्रॉस ओवर होता है। हम कहते हैं कि दो जीन के बीच में क्रॉस ओवर होता है, इसका मतलब क्या है कि जीन तो लोकस पे होता है, तो दो लोकस के बीच में क्रॉस ओवर होता है जब एक जीन ले रहे हो, नॉट विद इन ए सिंगल जीन। जब एक जीन ले रहे हो तो लोकस ही एक हो गया, तो बिटवीन कहां से करेंगे अपन, बिटवीन नहीं कर सकते ना। तो हमारी पुरानी कॉन्सेप्ट तो ये कहती है कि दो जीन होंगे तो क्रॉसओवर हो जाएगा, अगर एक ही जीन हुआ तो क्रॉसओवर नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो लोकस होंगे तो क्रॉसओवर हो जाएगा, अगर एक लोकस होगा तो नहीं होगा, पुरानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दिस आइडिया was based on ब्रिकेज एंड एक्सचेंज, कि कट लगता है, सेगमेंट आदान प्रदान हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में यही होता है। और फिर होगा क्या, रिजल्टिंग इन न्यू लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, तो रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो एक नया एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। ये बातें वही है। आपको जहां भी दिक्कत लगे ना, किसी भी स्टूडेंट को जहां भी दिक्कत लगे आप उसी समय बोल देना। एक्चुअली क्या है कि लैंग्वेज को बिल्कुल साइलेंटली समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो जेनेटिकली इट कुड बी ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं, किसी रिसेसिव होमोजाइगस के साथ में क्रॉस कराते हैं, प्रोजेनी ऑफ ए हेटेरोजाइगोट। तो आप हेटेरो का कराएंगे तो फिर 50-50 प्रोजेनी बन जाती है, एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स वाज यूज्ड फॉर जीन मैपिंग। क्या आपने ऐसा काम किया है क्या? जब आपको जीन मैपिंग करनी होती है, जैसे कि आप सिंपली 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस लेते हो, तो जो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस लिया आपने, उसमें आप क्या लेते हो, आप ऐसा F1 बनाते हो जिसमें तीनों जगह पे वो कैसा होता है, हेटेरोजाइगस होता है। और फिर आप उसका क्रॉस किससे कराते हो, टेस्ट क्रॉस कराते हो ना, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी से कराते हो। फिर आपको क्या लगता है, आप क्या ढूंढते हो, आप ये ढूंढते हो कि भाई इस कैपिटल ए के साथ ये छोटे वाला बी और सी गया क्या कहीं पे। ठीक है, ऐसे आप ढूंढते हो कि इसके साथ ये गए क्या कहीं पे, तो आप कहते हैं कि हाँ ऐसे कुछ मेंबर हैं, उनको आप ढूंढ लेते हो, उनका नंबर ढूंढ लेते हो, टोटल में से ऐसे कितने हैं उनका परसेंटेज निकाल लेते हो। फिर कहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ की डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो वही बात थी कि सेम चीज ये आपको बता रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि एक हेटेरोजाइगोट का एक होमोजाइगस रिसेसिव से आप क्रॉस कराते हो, तो रिकॉम्बिनेंट जो बनते हैं
टोटल में से कितने रिकॉम्बिनेंट बने, वो परसेंटेज जो भी हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। उसको हम यूज करते हैं मैपिंग के लिए। और मैपिंग का मतलब क्या है? मैपिंग का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। मैपिंग का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, या बी और सी के बीच में दूरी कितनी है। तो दैट मैपिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, की वन जीन दूसरे जीन से कितनी डिस्टेंस के ऊपर सिचुएट है। दिस इज अबाउट जीन मैपिंग। और हमारा लॉजिक क्या था कि भाई हम रिकॉम्बिनेंट को ढूंढ रहे हैं टोटल प्रोजेनी में से, तो रिकॉम्बिनेशन का सहारा लेकर के हम मैपिंग कर रहे हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन बेस्ड मैप है, और रिकॉम्बिनेशन एक जेनेटिक्स का मामला है, तो ये जेनेटिक मैप है। The two genes involved in recombination must obviously occupy different loci. कि अगर उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो क्रॉसओवर के बिना तो रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, और क्रॉसओवर हुआ है तो उनके जगह भी दो ही होनी चाहिए, तो वो दो डिफरेंट लोकस के ऊपर होने चाहिए, राइट। इन 1942 ऑलिवर शॉ दैट, ठीक है, ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर क्रॉसओवर हो गया, कुछ रिकॉम्बिनेंट बना है, तो जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ वो दो जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए। कितने रिकॉम्बिनेंट हैं वहां के टोटल, उससे आप कह देंगे कि इनकी दूरी कितनी है, ये हम बता देते हैं। तो ये हमारा जीन मैपिंग का पूरा जो तरीका था वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन द केस ऑफ लॉजेंज आई एलिल, ये पर्टिकुलर एक आंख की कलर का शेड है, कि लॉजेंज कलर का जो शेड है, कि एक लॉजेंज टाइप है कलर का, ट्रैट ले लीजिए आप इसको, कि फिनोटाइप के अंदर आंखों का जो कलर है वो लॉजेंज शेड वाला होता है, एलिन ड्रोसोफिला। तो लॉजेंज जो कलर है, आंख का कलर नॉर्मली ड्रोसोफिला के अंदर रेड होता है, वाइल्ड टाइप जो कलर है वो रेड है, और जो लॉजेंज कलर है वो रेड तो नहीं है। रेड नहीं है तो इसका मतलब ये तो कोई म्यूटेंट कलर है, वाइल्ड टाइप वाला नहीं है ना, म्यूटेंट कलर है। तो क्रॉसिंग ओवर कुड अकर बिटवीन एलील्स प्रेजेंट इन द सेम लोकस। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ड्रोसोफिला के केस में। और ड्रोसोफिला के केस में जब ये काम कर रहे थे आई कलर को लेकर के, कि आई कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन था उसमें म्यूटेशन हुए होंगे, और उनके उसने हेटेरोजाइगोट बनाए होंगे, फिर रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस कराए होंगे, और उसके बाद में जो उनके रिजल्ट आए उनके आधार पे उन्होंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर कुड अकर, कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो सकता है, कुड अकर इन द सेम लोकस। तो ये तो एक नई बात ही हो गई ना। पहले लोग क्या कहते थे कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लोकस होता है, सेम लोकस में नहीं, बिटवीन द लोकस होता है। तो अब तो इन्होंने तो एक नई बात बता दी कि एक लोकस में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बिकॉज एट दैट टाइम द जीन वाज थॉट टू बी एन इनडिविजिबल यूनिट। क्योंकि जब इन्होंने काम किया उस समय पे लोगों का यही मानना था कि जीन तो वो छोटे से छोटा भाग है ना, हमारी डेफिनेशन में हम ये से ही यूज करते हैं बीएससी एमएससी क्लासेस में, कि जीन तो वो छोटे से छोटा सीक्वेंस है ना, छोटे से छोटा, उसको आप और छोटा डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल वाला। तो ये चीज हमारे दिमाग में पहले से चल रही है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि जीन तो या जीन जिस लोकस पे है वो तो इतना छोटा पार्ट होगा कि आप उसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो उन्होंने काम तो किया था 1942 में, लेकिन लोगों का तो ये मानना था कि भाई एक यूनिट जो होती है, एक लोकस होता है, उससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, तो लोकस के अंदर क्रॉसिंग ओवर कैसे हो सकता है। तो उनकी बात को ज्यादा कोई वेटेज नहीं दिया गया, राइट। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट तो यही था कि भाई दो लोकस के बीच में क्रॉसओवर होता है, तो एक लोकस में भी क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसा उन्होंने बता तो दिया था, लेकिन माना किसी ने नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो एक एक वर्ड को आप ऐसे लगे कि आप इसको पी रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। लेविस फाउंड सम अदर म्यूटेंट्स, ठीक है, उनको भी काम किया और उन्होंने कुछ दूसरे म्यूटेंट, अदर म्यूटेंट्स इन ड्रोसोफिला। विच अदर म्यूटेंट बोलने का मतलब क्या है कि नॉट रेड। म्यूटेंट वो सब है जिनमें आंख का कलर रेड नहीं है, जिनमें वाइल्ड टाइप नहीं है, वो सब म्यूटेंट है, ठीक है। विच बिहेव्ड इन द सेम वेज एट द लॉजेंज आई म्यूटेंट।
तो लॉजेंस के साथ में जो रिजल्ट उन्होंने निकाले, सेम रिजल्ट लेविस ने भी निकाले, राइट। और लेविस के पास जो आंखों के कलर आए थे वो तो उनके अलावा कुछ और कलर भी थे, अदर म्यूटेंट्स थे, और नतीजे उनके वही निकले, सेम वे। नतीजा क्या था कि क्रॉसिंग ओवर एक लॉकस में भी हो सकता है। तो जो चीज उन्होंने बताई वही चीज दोबारा से रिपीट की गई है, यानी कि इनको भी ऐसे ही रिजल्ट प्राप्त हुए जब ड्रोसोफिला के आई कलर को लेकर के वाइल्ड और म्यूटेंट्स की जो सीरीज थी, म्यूटेंट की पूरी एक सीरीज होती है, उस सीरीज के अंदर जब काम किया तो उनको भी ये लगा कि क्रॉसओवर है वो एक लोकस के अंदर रहा होगा। सिंस दे कुड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इन टेस्ट क्रॉस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू म्यूटेंट साइट्स इन ए लोकस। तो कोई लोकस आपने ले लिया और इस लोकस के अंदर दो म्यूटेंट साइट ले लिया आपने, ये म्यूटेंट 1 और ये म्यूटेंट 2, ठीक है। तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू म्यूटेंट साइट्स इन ए लोकस, तो पहली बात तो ये कंफर्म करो कि आपने जो ड्रा किया है ये एक लोकस है, यानी कि आप इसको एक लोकस मान के समझ रहे हो कि यहां से यहां तक ये पूरा एक ही लोकस है। लोकस का मतलब ये तो है नहीं कि एक न्यूक्लियोटाइड का लोकस होता है, वहां पे तो न्यूक्लियोटाइड की पूरी एक सीक्वेंस होती है ना, तो उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड तो है ही। अब हम कह रहे हैं कि इसमें एक जगह पे तो दिक्कत यहाँ है, उसको आपने कह दिया म्यूटेशन 1, एक यहाँ पे दिक्कत है, उसको कह दिया म्यूटेशन 2, और ये दोनों एक ही लोकस में प्रेजेंट है विद इन ए सेम लोकस। तो इनको जो प्रोजेनी मिलती है उस प्रोजेनी के अंदर जो अदर टाइप्स मिलते हैं, तो प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द म्यूटेंट साइट। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द म्यूटेंट साइट्स का मतलब यहाँ पे आप क्या कह रहे थे, ये तो एक ही लोकस था ना, पुरानी कॉन्सेप्ट क्या कह रही थी कि एक लोकस में तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, और क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया, हमें क्या पता कि क्रॉसिंग ओवर हो गया, या हम कैसे मान लें कि क्रॉसिंग ओवर हो गया। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसका मतलब तो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, तो उनको रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुए थे, कुड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, और वो भी एक ही लोकस के रिकॉम्बिनेंट उनको मिल गए। तो इससे तो क्या कंफर्म होता है कि भाई जब एक लोकस यूज किया और इनके पास अगर ये रिकॉम्बिनेंट बने हैं तो इसका मतलब क्रॉसओवर तो पक्का हुआ है। तो बात कंफर्म हो रही है कि एक ही लोकस में भी क्रॉसओवर हो सकता है। तो इट बिकेम डाउटफुल, कि लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा एक लोकस में भी क्रॉसओवर होता है क्या, क्योंकि लोकस तो बहुत छोटी जगह होती है। तो दैट दे वर ट्रू एलील, तो क्रॉसओवर तो हो गया, फिर लोगों को ये डाउट था कि ये आपस में एलील हैं क्या, M1 एंड M2, यानी कि M1 होने पे मान लो कि इसको आप बोलते हैं A1, और दूसरा म्यूटेशन होने पे हम इसको बोलते हैं A2। तो A1 और A2 क्या आपस में एक ही जगह के दो वेरिएंट हैं या नहीं? एलील किसे कहते हैं? जो एक ही लोकस के दो वेरिएंट होते हैं वो आपस में एलील होते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, तो हैं तो लंबाई वाले, लेकिन एक में कुछ अलग है सीक्वेंस, दूसरे में कुछ अलग है, तो वो एलील है। तो क्या ये जो दो जगह पे कुछ प्रॉब्लम वाले, जो एक ही लोकस की दो सब जगह के ऊपर या जो सब लोकस के ऊपर जो प्रॉब्लम वाले पार्ट हैं, उनसे जो भी म्यूटेंट बने वो क्या आपस में एलील है या नहीं, इस चीज को लेकर के डाउट था। और द टर्म स्यूडो एलील वाज कॉइन्ड फॉर सच एलील, तो ऐसे एलील के लिए स्यूडो एलील वर्ड यूज किया गया सबसे पहली बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहते हैं कि आपके पास ये सीक्वेंस थी, आपने इसमें M1 किया, राइट, M1 किया, तो आप ये कह सकते हैं कि वाइल्ड टाइप नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप कह रहे हैं कि हमने इसमें M2 किया, तो रिजल्ट आपका वही आ रहा है, वाइल्ड टाइप नहीं आ रहा है। तो वो जो एलील होते हैं, एलील का मतलब, एलील तो हमें एक पूरी सीक्वेंस के लिए जो दो अल्टरनेट होते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन ये एलील को फिर हम एक लोकस से जोड़ देते हैं, और लोकस में फिर हम क्रॉसिंग ओवर नहीं मानते,
तो ये तो एक ही लोकस की दो जगह है, उनके बीच में क्रॉसओवर भी होता है। तो है तो ये एलील जैसे ही, लेकिन ये रियल एलील हमारी पुरानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम पूरी पूरी जगह को एक लोकस मानते हैं, और एक क्रोमोजोम में तो ये ऐसा है, दूसरे क्रोमोजोम में कुछ दूसरा सीक्वेंस है, तब हम उनको एलील बोलते हैं। जैसे इस पूरी सीक्वेंस को हम कैपिटल टी बोलते हैं, दूसरे में ऐसी ही पूरी सीक्वेंस है, उसको आप स्मॉल टी बोलते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में आप एलील बोलते हो, क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन एक सेम जगह से होता है क्रोमोजोम के ऊपर। तो ये तो एक सेम जगह के अंदर की दो और छोटी जगहों के मामले हो गए ना, इसलिए उनको एलील ना बोल करके सूडो एलील बोला गया। ठीक है। इसमें क्या है कि जो आप नॉर्मली जो सोच रहे होते हैं ना, उसको आप अप्लाई ना करें, उसको आप कंपेयर के रूप में ही लें, और यहाँ जो आपको बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, और पुराने वाले को आप बैकग्राउंड में रखो, और उससे फिर देखते चलो कि हाँ उससे कैसा कैसा डिफरेंट है ये। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी सारा निष्कर्ष निकल जाएगा कि एक से ज्यादा ही हो सकती है, क्योंकि सीरीज कब बनेगी? सीरीज कब बनती है? जब एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा, ये कई सारे प्रेजेंट हो, तभी तो सीरीज बनेगी ना। हो सकते हैं भाई, जैसे आप ये कह रहे हैं कि यहां से हम चले थे और यहां तक ये पूरा एक ही लोकस था, राइट, और ये पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही तो है। अब इसमें दिक्कत कहाँ कहाँ हो गई? आपने कहा कि इसमें यहां प्रॉब्लम हो गई, तो इससे जो बनता है वो म्यूटेंट 1 है। किसी दूसरे में यहां प्रॉब्लम हो गई, उससे जो बनता है वो म्यूटेंट 2 है। किसी तीसरे में यहां बन गई, उससे बनता है म्यूटेंट 3 है। किसी दूसरे में यहां हो गई, वो म्यूटेंट 4 ऐसे आए कि जगह तो वो की वही है, लोकस तो वही है, लेकिन उस लोकस में भी सब लोकस हो गए। कि अगर यहाँ की दिक्कत है तो उसे ऐसा फिनोटाइप आएगा, अगर यहाँ वाली दिक्कत है तो उसे ऐसा आएगा, यहाँ वाली है तो उसे ऐसा आएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे हो उन चीजों को। ठीक है, ठीक है। देखो, द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स अरेंज लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, यही बात थी टू बी रिवाइज, तो अब उसको रिवाइज करने की जरूरत आ गई थी। ए जीन इज ए सीक्वेंस, जैसे आपने कहा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक सीक्वेंस है। ए जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए दैट कंट्रोल ए स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट। तो यहां से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोटीन बनती होगी, एंजाइम बनता होगा, तो उसके लिए आप उसको जीन बोल रहे थे। और वो है क्या? पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो। द डिफरेंट म्यूटेशंस, ठीक है ना, द डिफरेंट म्यूटेशन, यही बात थी। द डिफरेंट म्यूटेशन, कि जो अलग अलग म्यूटेशन हो रहे हैं, दे आर द डिफरेंट म्यूटेशंस ऑफ द जीन मे बी ड्यू टू चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स एट मोर देन वन लोकेशन इन द जीन। बस यही बात है, क्लियर है ना? क्रॉसिंग ओवर could take place between the altered nucleotides within a gene। अब आप इसको ऐसे कहना चाह रहे हो कि यहाँ इस जगह पे भी क्रॉसओवर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। पुरानी कॉन्सेप्ट क्या कह रही थी कि इन दोनों लाइन के बीच में और क्रॉसिंग ओवर की लाइन आप नहीं डाल सकते। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरा जीन लिया होता तो इनके बीच में आप क्रॉसिंग ओवर करा सकते थे। पुरानी कॉन्सेप्ट आपको ये कहती थी, और नई कॉन्सेप्ट क्या कर रही है कि एक ही जीन के अंदर भी जो अलग अलग म्यूटेशन वाली जगह है उनके बीच में क्रॉसओवर हो सकता है। तो सिंस द म्यूटेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर, क्योंकि अभी आपका मामला कहां जा रहा है कि आप एक ही जीन के अंदर हो, राइट। पहली पुरानी कॉन्सेप्ट में तो क्या था कि दो जीन अलग अलग जगह पे होते तो क्रॉसओवर हो जाता। एक जीन में तो क्रॉसओवर को पहले लेते ही नहीं थे, जब तक इनका काम नहीं हुआ तब तक तो सोच से ही बाहर था, कि लोगों की कॉन्सेप्ट में नहीं था वो चीज की ऐसा भी हो सकता है क्या। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है, ऐसे इनके बीच में एक जीन के अंदर के भागों के बीच में भी क्रॉसओवर हो रहा है ना, तो ये जो भाग है वो बहुत पास पास है, सो क्लोज टुगेदर।
जैसे दो जीन के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी दूरी थोड़ी है यहाँ पे, तो एक जीन के अंदर का मामला है तो दूरी तो बहुत छोटी होगी ना। तो क्रॉसिंग ओवर इज एक्सपेक्टेड विथ ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ये चीज बिल्कुल वही है कि जब हम कहते हैं कि दूरी जितनी ज्यादा होती है क्रॉसिंग ओवर की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। तो दूरी यहाँ पे बहुत कम है, डिस्टेंस हाईली रिड्यूस्ड है, कि दूरी तो है ही नहीं, न के बराबर दूरी है। तो रिकॉम्बिनेंट भी कितने बनेंगे, बहुत ही कम बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही छोटी होगी। हाँ, आपको ऐसे रिकॉम्बिनेंट मिल सकते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम होगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी लो होगी। तो जब आपको मिलता ही नहीं है तो आप कहते हैं कि क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी मिल जाते हैं तो कहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो है, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, यानी कि आपके पास एक पुराना कॉन्सेप्ट है, वो बड़ी चीज बड़े भागों पे काम करता है, और अब आप उसके एक सिंगल पार्ट के अंदर के भागों के ऊपर आप उसी चीजों को अप्लाई करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो। कुछ ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है इसका। क्या आप ऐसा ही समझ पा रहे हैं? शशिकला, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When several different genes, ठीक है ना, जब अब ये है कि आपको एक एक शब्द बहुत गौर से समझना है कि when several different gene, यानी कि आप डिफरेंट लोसाई की बात कर रहे हो। एक जीन तो एक ही लोकस पे होता है, तो अलग अलग जीन अलग अलग लोकस पे ही होंगे ना। तो अलग अलग जीन है विच अफेक्ट द सेम ट्रेट। तो ये मामला जीन इंटरेक्शन का होता है। जीन इंटरेक्शन जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है उसमें ये होता है कि कैपिटल ए की एक कॉपी होगी तो कैपिटल बी की एक कॉपी होगी तो ये बन जाएगा। तो ए और बी मिलकर के काम करते हैं फिनोटाइप के लिए, तो वो जीन इंटरेक्शन का मामला होता है। आर प्रेजेंट सो क्लोज दैट क्रॉसिंग ओवर इज रेयर बिटवीन देम, द टर्म कॉम्प्लेक्स लोकस इज अप्लाइड टू देम। तो जब कई सारे जीन हो और जो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हो और उनके बीच में जगह इतनी कम हो, दे आर सो क्लोज दैट क्रॉसिंग ओवर वहां पे बहुत ही, क्योंकि सो क्लोज होने पे क्रॉसिंग ओवर की संभावना है तो गिर जाएंगी ना, तो वो रेयर ही हो जाएगा। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लोकस। बात को कुछ और चीजें जोड़ करके भी आप समझ सकते हो। कैसे कि जब हमें कोई फंक्शन करना है, राइट, जब कोई फंक्शन करना होता है तो उस फंक्शन के लिए आपको एंजाइम 1 भी चाहिए, एंजाइम 2 भी चाहिए, एंजाइम 3 भी चाहिए, एंजाइम 4 भी चाहिए, राइट। तो इनके जीन होने चाहिए, जीन 1 भी होना चाहिए, जीन 2 भी होना चाहिए, जीन 3 भी होना चाहिए और जीन 4 भी होना चाहिए। अब एक तो ऑप्शन ये होता है कि जीन 1 लोकस 1 पे है, ये लोकस 2 पे है, ये लोकस 3 पे है, ये लोकस 4 पे है। अगर ये लोकस पास पास हुए तो ये लोकस पास पास हुए तो एक फायदा हो जाता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा तो सबका एक साथ हो सकता है, सारे एक साथ बन जाएंगे और फंक्शन एक साथ आ सकता है। ऐसी चीजें आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, पढ़ी थी क्या आपने बायोकेमिस्ट्री में? जब आप फैटी एसिड सिंथेज की बात कर रहे थे तो उसके अंदर काफी सारे सेवरल कंपोनेंट हैं और सबके जीन एक ही साथ होते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन एक ही साथ होता है, राइट। तो सिर्फ बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि सारे यहाँ पे जब तक E1 से लेकर के E4 नहीं बनेंगे तब तक फंक्शन नहीं आ सकता। तो जब E1 बन रहा हो तभी E2, E3, E4 ये भी बनने चाहिए, तो सबका एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, एक साथ ट्रांसलेशन हो जाए, तो काम भी एक साथ ही कर देंगे ना वो। तो उस फायदे के लिए इवोल्यूशन में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब एक ही फंक्शन करना हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन अगर कई सारे हों, अगर वो पास पास प्रेजेंट हो, टैंडम प्रेजेंट हो, नियर बाई प्रेजेंट हो, तो वो ज्यादा फेवरेबल है कि वो ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। तो जब ऐसा हो कि वो सारे जीन बहुत पास पास आ गए, उनके बीच में क्रॉसओवर अब होता नहीं है, ये लोकस इतने पास हैं कि इनके बीच में क्रॉसओवर की संभावनाएं बहुत ही रेयर है, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं
एक कॉम्प्लेक्स लोकस बोला जा सकता है कि हैं तो ये लोकस अलग अलग ही, डिफरेंटली है ना, है तो ये लोकस चार ही, लेकिन ये दूर नहीं है, ये इतने पास पास है कि इनके बीच में क्रॉसओवर ही नहीं होता है, यानी कि इनके बीच में दूरी बहुत कम है, यानी कि ये बहुत क्लोज है, तो आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स लोकस। और फिर ये इतने पास क्यों आए भाई, या इनके बीच में दूरी नहीं है, ये पास पास क्यों है, तो आपको पता चलता है कि इनको काम एक ही करना होता होगा, तो काम एक ही करना तो अफेक्ट द सेम ट्रेट। यानी कि आपको लगना चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका पूरा जो जितना भी आपने कवर कर रखा सारा यूज हो जाता है आपका। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल किसी टॉपिक को पढ़ते हो और बाकी चीजों से नहीं जुड़ती। द टर्म मल्टीपल एलील कैन ऑल्सो बी रीडिफाइंड। मल्टीपल एलील क्या है फिर, कॉम्प्लेक्स लोकस और मल्टीपल एलील में क्या अंतर है? कॉम्प्लेक्स लोकस तो आप अभी समझ गए थे, ठीक है। मल्टीपल एलील को आप इससे फिर कैसे डिफर करोगे? मल्टीपल एलील क्या होता है? हाँ, अगर आप इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके बोलना चाहें तो आपने कहा कि ये L2, ये है लोकस 2, इसको मैं यहां बाहर निकाल लेता हूं, ये है लोकस 2। अब लोकस 2 के ऊपर एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यहाँ पे एक, और लोकस 2 का कनेक्शन जीन 2 से है, जीन 2 का कनेक्शन एंजाइम 2 से है, और एंजाइम 2 का कनेक्शन प्रोडक्ट एफ के बनने का जो बायोकेमिकल पाथवे है उसके किसी न किसी स्टेप से है, ठीक है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेकंड लिया, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, इसमें वेरिएशन पहले प्रकार का, इसमें वेरिएशन दूसरे प्रकार का, इसमें वेरिएशन तीसरे प्रकार का, इसमें वेरिएशन चौथे प्रकार का, राइट। तो ये सब एलील्स हैं आपस में, दीज ऑल आर एलील्स टू ईच अदर, ये एलील्स होते हैं। तो एलील्स का कनेक्शन एक ही लोकस से होता है। तो मल्टीपल एलील एक लोकस के ऊपर मिलने वाली सीक्वेंस के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन ए सिंगल लोकस, वो मल्टीपल एलील होते हैं। मल्टीपल लोसाई जगह खूब सारी हो जाएंगे, मल्टीपल एलील एक जगह के डिफरेंट वर्जन हो जाएंगे, समझ गए ना? मल्टीपल एलील में बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। एलील जब कॉम्प्लेक्स लोकस में सारे मिलकर के एक जगह के लिए काम करते हैं, और और कुछ देखो, फिनोटाइप तो वो चीज होती है जो हमें बाहर से दिखता है। आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स लोकस में 4 जीन आपने लिए, चारों मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये काम किस प्रकार का होगा, या फंक्शन किस प्रकार का होगा, या पिगमेंट बनेगा तो कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने L1 वाली जगह से कौन सा फॉर्म लिया। जैसे आपने कहा यहां से तो हमने कैपिटल ए ले लिया, यहां से आपने स्मॉल बी ले लिया, यहां से आपने स्मॉल सी ले लिया, तो कौन सी जगह पे कौन सा एलील बैठा है, फिर उनका कॉम्बिनेशन आएगा, उसको आप जीनोटाइप बोलते हैं। और फिर उसका एक पूरा वो है कि पहली लोकस के ऊपर ये होने पे पाथवे होगा कि नहीं होगा, दूसरी लोकस पे ये वाला एलील होने पे होगा कि नहीं होगा, फिर उन सब का आप मिलाएंगे इंटरेक्शन, तब आप कहेंगे कि ये फिनोटाइप आना है। तो फिनोटाइप तो यहाँ पर भी कई आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। एक कॉम्प्लेक्स लोकस के ऊपर आपने कहा, इसको आप ऐसे समझो, मैं आपको अभी यहाँ पे इसको साइड में लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट X है वो A में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट Y है
वो बी में कन्वर्ट होता है और फिर बी और ए मिलकर के जेड बनाते हैं, राइट। और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे कोई कैपिटल आर जीन है वो काम करता है, यहाँ कोई कैपिटल डब्ल्यू जीन है वो काम करता है। अब देखो बात ऐसी थी कि आर और डब्ल्यू मिलकर के इसके लिए काम करते हैं। आपने यहाँ पे ये लोकस 1 लिया है और ये लोकस 2 लिया है, ऐसे आप 4 लोकस भी मान सकते हो ना। तो वो चारों मिलके यहाँ के लिए काम करते हैं। अब फिर आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे अगर ये दोनों आर स्मॉल हुए तो फिर आप कहेंगे ये पाथवे यहीं बंद हो जाएगा। तो फिर अकेले डब्ल्यू से जो भी होता है वो आएगा कि इसमें Z1 बनता होगा वो बन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी होगा तो फिर Z2 बनता होगा वो आएगा, राइट। ऐसे काम आपने किए हैं, जीन इंटरेक्शन में किए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही Z आएगा, हमेशा Z तो कब आएगा जब यहाँ पर भी हमेशा ही कैपिटल R हो ही हो, यहाँ पर भी कैपिटल W हमेशा हो ही हो, राइट। तो ये तो फिर उसके डाइवर्जन है कि आप कैसा इंटरेक्शन ले रहे हो और उस इंटरेक्शन में कौन सी एलील किस प्रकार से काम करती है, बाकी के साथ में उसका रिलेशन कैसा है। हाँ, लेकिन वो मिलकर के काम एक ही पॉइंट के लिए कर रहे हैं। आज इस पे नतीजे तो कुछ भी निकल सकते हैं, यहाँ पे नतीजों की तो एक सीरीज आ सकती है, फिनोटाइप में तो एक पूरी सीरीज मिल सकती है आपको। हाँ, ये तो एक ट्रैट है कि वो आंख के कलर के लिए तो वो आंख का कलर का ही मामला है, वो फ्लोवर का पिगमेंट है तो पिगमेंट का ही मामला है वो। और डिफरेंट एलील जब आप लेते हैं, मल्टीपल एलील जब आप लेते हैं तो वो केवल एक ही फिनोटाइप का मामला होता है, क्योंकि लोकस एक लोकस का मामला है तो एक लोकस से तो एक ही फिनोटाइप को आप कनेक्ट करोगे ना। जैसे आपने कहा कि ब्लड ग्रुप का मामला है तो बनना तो ब्लड ग्रुप ही है, तो वो ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा या ए बी बनेगा, तो वो मल्टीपल एलील सिस्टम है। अभी ठीक है। और within the nucleotide sequence of DNA that represent a gene, multiple alleles are due to, कि जो भी आपने किसी जीन की एक सीक्वेंस ली उसमें अलग अलग फॉर्म्स जिसको आप एलील बोलते हो वो क्यों बन जाते हैं, ड्यू टू म्यूटेशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द जीन। तो ये तो होगा, अगर एक ही जगह पे म्यूटेशन हुआ तो सारे एक ही हो गए ना, तो अलग अलग जगह पे म्यूटेशन होंगे तो उनके अलग अलग म्यूटेंट बनेंगे। तो किसी में आपको कुछ कलर आ रहा है, किसी में कुछ कलर आ रहा है, तो ये तो आपको तभी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन को। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है और सूडो एलिस को सही तरीके से अपन कैसे समझें। तो देखिए, हाउ डू वी नो, कि हमें ये पता कैसे चले कि वेदर डिफरेंट म्यूटेशंस दैट अफेक्ट ए कैरेक्टरिस्टिक अकर एट द सेम लोकस, कि जो भी आपका कैरेक्टर है उसको प्रभावित करने वाले जो भी म्यूटेशन, आपने कहा म्यूटेशन M1 M2 दो म्यूटेशन आपने ले लिए, वो दोनों म्यूटेशन एक ही लोकस पे हो रखे हैं क्या, तब तो आप कहेंगे कि वो एलिलिक है, क्योंकि एलील एक ही लोकस पे पाई जाती है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि एलिलिक का मतलब जो एक एलील से एलिलिक है, मतलब वो एक लोकस से कनेक्टेड है, क्योंकि जो किसी भी जीन के एलील्स होते हैं वो उस जीन का लोकस क्या है उसी के वेरिएंट होते हैं ना, तो जो एलील्स हैं उनका कनेक्शन एक ही लोकस से होता है। और एट डिफरेंट लोसाई, तो म्यूटेशन M1 और M2 एक ही जगह पे है या दो जगह पे है, ये दो ऐसे सीन है। म्यूटेशन दो हो रखे हैं M1 और M2, और म्यूटेशन दो हो रखे हैं M1 और M2, राइट। तो जो दो म्यूटेशन हो रखे हैं वो दोनों म्यूटेशन एक ही जीन के अंदर है क्या, या वो दो जीन के अंदर है, तो हम इसका पता कैसे लगाएं, हाउ डू वी नो, राइट। अगर वो एक ही जीन में है तब तो कहेंगे कि ये एलिलिक है दोनों, अगर वो दो जीन में है तो कहेंगे कि ये नॉन एलिलिक है।
क्योंकि एक जीन एक लोकस, इस एंगल से हम इस बात को कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इन फ्रूट फ्लाइज व्हाइट इज एन एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। तो आंख का जो व्हाइट कलर बनेगा, इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, वो म्यूटेंट कलर है, और ये म्यूटेशन का कनेक्शन एक्स क्रोमोसोम से है, तो एक्स लिंक म्यूटेशन हो गया। दैट प्रोड्यूसेस व्हाइट आईज इंस्टेड ऑफ द रेड आई फाउंड इन द वाइल्ड टाइप फ्लाइज। तो जो नॉर्मल फ्लाइज हैं जिनमें म्यूटेशन नहीं है, उनमें आंख बनती है रेड कलर की, और जिसमें म्यूटेशन हो गया उसमें आंख का कलर रेड नहीं है, व्हाइट कलर है। ठीक है। सिंपल जेनेटिक्स की बात थी कि अगर वो सीक्वेंस खराब हो गई तो रेड नहीं आ रहा है, कलर व्हाइट आ रहा है, और अगर वो होता ओरिजिनल तो रेड आ जाता। इतनी सी बात थी। अब वो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, वो म्यूटेशन कहाँ हुआ, उसको हम ढूंढेंगे। एप्रिकॉट। एप्रिकॉट भी एक आंख की कलर का शेड है। ठीक है ना। एक सीरीज के अंदर एक ये भी एक कलर है। इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है। देखना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, अगर एक्स के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो आंखों के कलर में दिक्कत होनी चाहिए। अभी आप थोड़ा सा पहले ये बात कर रहे थे। और फिर ये वाला जो कलर है, एप्रिकॉट कलर, आपका कब आएगा, जब ये प्रॉब्लम दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हो, रिसेसिव म्यूटेशन, यानी कि डबल कॉपी में ये डिफेक्ट होना चाहिए, रिसेसिव म्यूटेशन। दैट प्रोड्यूसेस लाइट ऑरेंज कलर आई। तो एप्रिकॉट का मतलब ये है कि हल्का सा जो नारंगी रंग की आंखें हैं वो बनती हैं, उसके लिए एप्रिकॉट वर्ड है। तो ये रेड तो नहीं है, एप्रिकॉट रेड तो नहीं है, तो वाइल्ड टाइप तो नहीं है, नो रेड। और प्रॉब्लम तो देखो इसको भी एक्स पे ही है, तो आइज के कलर से कनेक्शन तो हो सकता है इसका भी। तो डू द व्हाइट, एक तो था कि व्हाइट आई बनती है, एक कहते हैं कि एप्रिकॉट बनता है। दोनों पे ही प्रॉब्लम एक्स पे होती है, और दोनों में ही प्रॉब्लम आई को कलर को लेकर के है। और प्रॉब्लम क्या है कि व्हाइट भी रेड नहीं है, रेड तो ये भी नहीं है, और एप्रिकॉट भी रेड नहीं है। तो रेड तो गया, यानी कि म्यूटेशन तो हुआ है। तो व्हाइट वाला म्यूटेशन और एप्रिकॉट वाला म्यूटेशन, क्या वो एक ही म्यूटेशन है? एक ही म्यूटेशन होते तो फिर दो साइड क्यों आ रहे हैं कलर की? तो वो दो म्यूटेशन है, और वो दोनों म्यूटेशन एक ही जगह पे हैं क्या, या वो दो जगह पे हैं क्या, ऐसा हम निकालना चाह रहे हैं। तो डू द व्हाइट एंड एप्रिकॉट, क्योंकि व्हाइट वाले को आप म्यूटेशन 1 मान लीजिए और एप्रिकॉट वाले को म्यूटेशन 2 मान लीजिए। तो क्या व्हाइट वाला म्यूटेशन और एप्रिकॉट वाला म्यूटेशन अकर एट द सेम लोकस, कि क्या वो ऐसी कहानी है, और एट द डिफरेंट लोसाई, क्या वो ऐसी कहानी है? तो प्रॉब्लम तो है, डेफिनेट है। प्रॉब्लम डेफिनेट इसलिए है क्योंकि रेड कलर नहीं आ रहा है। रेड कलर आ जाता तो प्रॉब्लम होती नहीं ना। तो रेड कलर नहीं है, इसका मतलब म्यूटेशन तो है, और म्यूटेंट जो फिनोटाइप है उसमें ये मैच भी नहीं कर रहे, एक व्हाइट है एक एप्रिकॉट है, तो म्यूटेशन भी दो प्रकार के हैं। तो क्या दोनों म्यूटेशन दो जगह पे हुए हैं या एक ही जगह पे हुए हैं, वो अपन कॉम्प्लीमेंटेशन से निकालते हैं। तो वी कैन यूज द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि जब हमारे पास ऐसा कोई मामला आ जाए कि वाइल्ड टाइप वाला नहीं आ रहा है, तो म्यूटेंट टाइप वाला एक ही आना चाहिए था, व्हाइट ही बननी चाहिए थी या एप्रिकॉट ही बननी चाहिए थी। उसमें दो ऑप्शन आ गए, फिर आगे चलेंगे तो उसमें तो और भी ऑप्शन है। तो म्यूटेंट में भी इतने सारे वर्जन आ गए, तो इसका मतलब म्यूटेशन तो कई प्रकार के हैं। तो क्या वो इतने सारे म्यूटेशन एक ही जगह पे हैं या अलग अलग जगह पे हैं? तो इसके आंसर हम कॉम्प्लीमेंटेशन से निकालते हैं। यहां तक ठीक है? आर यू गेटिंग इट? क्लियर है ना? ठीक है, आगे चलिए। कॉम्प्लीमेंटेशन अकर्स, कि कॉम्प्लीमेंटेशन होता है या कॉम्प्लीमेंटेशन आपको मिलेगा कब? व्हेन एन इंडिविजुअल हैविंग टू म्यूटेंट जीन हैज ए वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, कि उसमें म्यूटेशन 1 भी प्रेजेंट है, म्यूटेशन 2 भी प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो फिनोटाइप है वो वाइल्ड प्रकार का है।
तो दो प्रकार के म्यूटेशन होने के बावजूद भी, यानी कि डबल म्यूटेंट जो होते हैं, ये डबल म्यूटेंट हो गया। तो कोई डबल म्यूटेंट हो और उसका फिनोटाइप म्यूटेंट वाला ना होकर के कैसा हो, वाइल्ड वाला हो, तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन है, उसका नाम कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन हुए थे वो दो अलग अलग जीन, यहाँ पे तो आपको ऐसा ही बताया गया ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इज एन इंडिकेटर, और फिर इससे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए या आपको ऐसा लगना चाहिए दैट कि द म्यूटेशंस आर नॉन एलेलिक जीन्स। तो कॉम्प्लीमेंटेशन, जो जनरल कॉम्प्लीमेंटेशन टर्म है, इसको हम एक एलिलिक इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन के रूप में लें, जीन इंटरेक्शन के रूप में लें। आपने कहा कि कोई पाथवे है, एक्स से बनता है वाई और वाई से बनता है जेड, जेड इज द एंड प्रोडक्ट, जेड इज द एंड प्रोडक्ट। और एक्स को वाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैपिटल ए नीडेड है, और वाई को जेड में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल बी आपको नीडेड है। और आपने जो ऑर्गेनिज्म लिए थे, ठीक है, आपने कहा कि हमने जो एक ऑर्गेनिज्म लिया वो कैपिटल ए और कैपिटल बी, राइट। तो क्या इसमें जेड बनेगा क्या? इसमें एंड प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अलका, नहीं बनेगा। दूसरा लीजिए, दूसरे के अंदर कैपिटल ए स्मॉल बी, इसमें एंड प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं, दीज आर पेरेंट जनरेशन। अब आप इनका F1 बनाओ। F1 की हालत क्या आनी है? आप कहेंगे कि इधर से स्मॉल ए आ गया, इसके साथ कैपिटल बी ही आएगा। दूसरी साइड से आप कहेंगे कि कैपिटल ए आएगा और स्मॉल बी ही आएगा, राइट। अब अगर ये कैपिटल ए की वजह से यहां वाला फंक्शन हो जाए और इस एक कैपिटल बी की वजह से यहां वाला फंक्शन हो जाए और एंड प्रोडक्ट बन जाए, तो क्या इसमें एंड प्रोडक्ट बनेगा? अगर कोई आपके पास ऐसा जीनोटाइप है तो क्या इसमें एंड प्रोडक्ट बनेगा क्या? आंसर क्या है? बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने क्रोमोसोम लिया, मान लीजिए कि ये फादर से आ रहा था, ये क्रोमोसोम मदर से आ रहा था, तो फादर वाले के अकेले के बस की बात नहीं थी। ऐसे ही मदर वाला क्रोमोसोम भी अकेला कैपेबल नहीं था। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं, जब उनकी पेयरिंग या वो जो जायगोट के अंदर जब वो साथ में आ जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी कि अब प्रॉपर फंक्शन यहाँ वाला भी हो गया और प्रॉपर फंक्शन यहाँ वाला भी हो गया और एंड प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन था, ये आपने लोकस 1 और लोकस 2 यानी कि बिटवीन 2 जीन लिया, 2 म्यूटेंट जीन। एक यहाँ स्मॉल ए वाला म्यूटेंट था, एक यहाँ पे स्मॉल बी वाला म्यूटेंट था, उनका आपस में ये इंटरेक्शन रहा था। तो ये मैटर क्या था? जीन इंटरेक्शन के साथ में आप इसको जोड़ेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो जब ये आपने कहा कि कॉम्प्लीमेंटेशन आ गया तो एक ही जगह अलग है ना, और बी की जगह अलग है, तो ये नॉन एलिलिक ही हुए। अगर एक ही जगह पे होते तो एलिलिक बोलते ना, क्योंकि एक जगह पे होने वाले तो एलिल होते हैं। तो जब दो जगह पे हैं तो एलिल जैसे तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नॉन एलिलिक है। ठीक है, when the complementation test is performed, जब हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, इज अप्लाइड टू व्हाइट आई एंड एप्रिकॉट म्यूटेशंस। तो
व्हाइट वाला म्यूटेशन 1 मान लो और एप्रिकॉट वाला सेकंड मान लो। जैसे आपने इसको स्मॉल a माना, इसको स्मॉल b माना, ऐसे मान लो। तो ऑल ऑफ द हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग हैव लाइट कलर्ड आई। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं इस लाइन से? अगर ये लाइन समझ गए तो इसका मतलब आप इस टेस्ट को समझ गए। देखो आपको यहाँ पे इंटेंसली फुलफिल नहीं करना है सेंटेंस को या आंसर को, इंटेंसली फुलफिल नहीं करना है आपको। क्या सच में इसमें जो मैसेज था वो मिला क्या, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। आप ये कहते हैं कि आप व्हाइट वाले का क्रॉस, ठीक है, और पीछे आप क्या कह रहे थे कि ये रिसेसिव म्यूटेशन है। तो व्हाइट वाला कौन है, देखना व्हाइट वाला कौन है, स्मॉल ए, राइट। और एप्रिकॉट वाला कौन है, स्मॉल बी। तो आपको बाकी कुछ नहीं पता, आपको ये पता है कि एक साइड में कैपिटल ए है, दूसरी साइड में स्मॉल बी है। आप इनका क्रॉस कराते हो, और जो आपको मिलेगा जो ऑफस्प्रिंग है वो सब लाइट कलर्ड है, यानी कि नॉट रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कैपिटल ए वाला, यहाँ स्मॉल बी वाला। तो अभी हम जो कह रहे थे कि स्मॉल ए और कोई कैपिटल बी होता, और दूसरी साइड में कोई कैपिटल ए स्मॉल बी होता, तो यहाँ तो हमारा वाइल्ड टाइप आ जाता, ये तो रेड आ जाता ना। तो ये तो रेड नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला दो लोकस होते थे, तब तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे देते। लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिया, इसको और इसको लिया, आपने मिक्स किया। जैसे आपने इनको लिया और मिक्स किया तो रेड कलर आ रहा था, लेकिन अब तो नहीं आ रहा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो वो देते हैं जो दो जगह पे होते हैं, इसका मतलब ये दो जगह पे नहीं है, यानी कि ये एक ही जगह पे है। तो जब वो सेम लोकस पे है, तो आप इनको क्या बोलेंगे कि वो एलिलिक है, कि म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 2 दे आर एलिलिक। अगर वो कॉम्प्लीमेंटेशन दे देते तो क्या कहते, नॉन एलिलिक है। और कॉम्प्लीमेंटेशन दे देते तो आप क्या कहते कि वो दो जीन का मामला है, और उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब वो एक ही जीन के अंदर की दो जगह की प्रॉब्लम का मामला है। अब समझे बात को? आई थिंक सबसे बड़ी लाइन यही है, समझ गए पुनित? एक बार वापस बता दें। जगह बहुत कम पड़ रही है हमारे पास, यहीं से काम चलाते हैं। देखिए आप ऐसा कहना चाह रहे थे कि जब हमने पेरेंट 1 ऐसा लिया और पेरेंट 2 ऐसा लिया, तो हमारे पास F1 बनेगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये हालत आ जाएगी और यहाँ पे ये हालत आ जाएगी, राइट। इनका ऑफस्प्रिंग है F1। और जब आप इसका फिनोटाइप बताने की तरफ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ कैपिटल ए की एक कॉपी आ गई तो फंक्शन हो गया, यहाँ भी स्मॉल बी की एक कॉपी आ गई तो फंक्शन हो गया। तो आप कहेंगे कि वाइल्ड टाइप का दिख रहा है, राइट। तो ऐसा तब हुआ, इसके पीछे जाइए, कि ये प्रॉब्लम यहाँ थी, ये प्रॉब्लम यहाँ थी, और फिर आपने प्रॉब्लम ली ना, इसमें ये देखो होमोजाइगस कंडीशन में प्रॉब्लम ली, यहाँ आपने होमोजाइगस कंडीशन में प्रॉब्लम ली। लेकिन जब आपने उनको मिक्स किया तो वो दो जगह थी, दो डिफरेंट लोकेशन थी, इसलिए वहां
इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया था, राइट। जैसे यहाँ अकेला बी कुछ कर नहीं पा रहा था, अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल ए होता तो वो इसके साथ हो जाता, ये मिल करके काम कर देते तो उनका कॉम्प्लीमेंटेशन आ जाता। ऐसे यहाँ भी कुछ इनसे नहीं हो पा रहा था, इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने आपस में मिलके कुछ कर दिया और वाइल्ड टाइप आ गया। तो ये आपस में मिलके तब कर पा रहे थे जब ये दो जगह पे थे, ये लोकस 1 पे और ये लोकस 2 पे। और सिमिलरली आपने यहाँ भी एक काम किया, आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने दो म्यूटेशन ले लिए थे, डबल म्यूटेंट लिया आपने व्हाइट वाला, उसको आपने कहा कि स्मॉल ए, और दूसरा आपने एप्रिकॉट लिया, स्मॉल बी। तो प्रॉब्लम तो दो ही प्रकार की है। जब आपने उनको मिक्स किया तो आपको वाइल्ड टाइप नहीं मिल रहा है। यानी कि अब जैसे ये था पुराने वाला कॉन्सेप्ट कि इसमें इधर कुछ था, वो दूसरी जगह पे कुछ था, उसने किया कुछ, ऐसे यहाँ पे पहली जगह पे कुछ था, उसने दूसरी जगह वाले के लिए कुछ किया, यहाँ पे तो इसने और इसके लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ए आता है वहीं बी आता है, यानी कि दूसरी जगह से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट तब आता है जब ये जगह दो होती है, दो लोकस के बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन आता है। कॉम्प्लीमेंटेशन आया कि नहीं आया वो आपको दिख जाता है। जब आपको वाइल्ड टाइप मिल जाता है आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन तो आ गया, तो वाइल्ड टाइप तो आपको मिला ही नहीं ना। जब वाइल्ड टाइप आपको मिला नहीं तो आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है। और कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर आप कॉम्प्लीमेंटेशन की कॉन्सेप्ट से क्या कहते हैं कि ये तो फिर दो जगह के मामले ही नहीं है, ये तो फिर दो जगह का मामला नहीं है, तो फिर एक जगह के अंदर के दो म्यूटेशन का मामला हो गया ना। जैसे आप यहाँ कहते हैं कि दो जगह पे दो प्रकार के म्यूटेशन का मामला है, ये म्यूटेशन M1 और ये म्यूटेशन M2, लेकिन यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंटेशन आया ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम तो है उनमें। प्रॉब्लम तो आपको दिख ही रही है कि एक में व्हाइट है एक में एप्रिकॉट है, तो रेड तो दोनों ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो दोनों में ही थी। लेकिन मिलाया तो भी नहीं उनका सॉल्यूशन निकला, इसका मतलब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। तो कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया, तो आप कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट तो वो देते हैं जो दो जगह पे होते हैं, इसका मतलब ये दो जगह पे नहीं है। मीन्स आप क्या कहेंगे कि ये तो एक ही जगह पे है, तो आप क्या कहेंगे ये विद इन द लोकस दो प्रॉब्लम है। आप समझ गए? यस सर। ठीक है ना। अरे लिखने वाले ने बुक में लिख दिया था, उसके दिमाग में आया, उसको पता था, उसने लिख दिया। अपन कोशिश कर रहे हैं कि उसका लिखी हुई बात को समझ जाए अपन। देखो लिखने वाले के दिमाग का लेवल क्या रहा होगा, उसे ये सब पता था, उसने लिखा है इनको, राइट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट, तो ये जो था कि ऐसा किया और हमें रेड नहीं मिला, इससे क्या समझ में आया या इससे क्या दिख रहा है आपको, that white and apricot are produced by mutations यानी कि M1 M2 that occur at the same locus। और जब सेम लोकस पे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एलिलिक बोलेंगे। आई थिंक बात समझ गए आप, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो आप मुझे यस बोल दिया करो। टू कैरी आउट ए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को करने के लिए पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस फॉर डिफरेंट म्यूटेशन, जैसे आपने कहा ये एक पहले म्यूटेशन के लिए होमोजाइगस है और दूसरा पेरेंट ये दूसरे म्यूटेशन के लिए होमोजाइगस है, ठीक है। तो दो पेरेंट लिए, पेरेंट्स दैट आर होमोजाइगस, ठीक है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, फॉर डिफरेंट म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन अलग प्रकार का है, इसमें अलग प्रकार का है। आर क्रॉस्ड, आपने उनको क्रॉस किया। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, फिर ऑफस्प्रिंग बने, दैट आर हेट्रोजाइगस, राइट, दैट आर हेट्रोजाइगस। इफ द हेट्रोजाइगस बनेंगे और फिर अगर उनमें म्यूटेशंस अगर एलिलिक हुए, म्यूटेशंस अगर एलिलिक हुए, तो एलिलिक का मतलब सेम लोकस वाले, देन the heterozygous offspring have only mutant alleles AB and exhibit a mutant phenotype। यानी कि आप इस लाइन को दूसरे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि आपने दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया जिनमें म्यूटेशन होमोजाइगस कंडीशन में थे, आपको ऑफस्प्रिंग मिल गई और उसमें वो सारे हेट्रोजाइगस हैं
इफ द म्यूटेशंस अगर नॉन एलिलिक होते, यहाँ पे तो एलिलिक के अकॉर्डिंग बता रहा है ना, तो नॉर्मली आप क्या समझे कि अगर म्यूटेशन नॉन एलिलिक होते यानी कि ये दो जगह वाले म्यूटेशन होते तो अकर एट डिफरेंट लोसाई, देन हेट्रोजाइगस के पास ओनली म्यूटेंट एलील नहीं होती, उसके पास दूसरे वाले लोकस के ऊपर सही वाली एलील भी होती और वो म्यूटेंट फिनोटाइप नहीं, वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप शो करता, जो मामला आप इस प्रकार से समझ रहे थे। तो ऐसा तो ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये सारा उसका रिवर्स है। तो इफ द म्यूटेशंस आर एलिलिक यानी कि वो नॉन एलिलिक नहीं है तो वो एक ही लोकस पे आ गई, देन हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग के पास म्यूटेंट एलील ही होंगी और वो फिर म्यूटेंट फिनोटाइप ही शो करेगा। तो हम जो नॉर्मली सोच रहे होते हैं वो जीन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग सोच रहे होते हैं, जीन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, और यहाँ हम एक ही जीन के अंदर के दो पार्ट एक दूसरे को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उनके एंगल से समझेंगे तो दो अलग चीजें हैं। वो बिटवीन लोकस का मामला होता था, ये विद इन लोकस का मामला था। वो नॉन एलिलिक मामले होते हैं, ये एलिलिक मामले होते हैं। अभी समझ पा रहे हैं? तो अगर ये लोकस, अगर ये वही लोकस था सैम लोकस, तो ये भी लोकस वही है, लोकस एक्स मान लो इसको। तो लोकस एक्स में पहली प्रकार की प्रॉब्लम, इसमें भी स्मॉल है इसमें भी स्मॉल है, इसमें दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम स्मॉल बी स्मॉल बी। तो आप दोनों को ले आइए साथ, इसमें यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, इसमें वहां पे भी वही प्रॉब्लम। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, इसमें डबल म्यूटेंट तो है ये, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, तो उसके पास वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप भी नहीं आ सकता। अगर ये दो जगह पे होते, अगर ये दो जगह पे होते तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ये पड़ा रहता है, यहाँ पे कैपिटल बी होते, यहाँ पे स्मॉल बी पड़ा रहता है, यहाँ पे कैपिटल ए होते, तो आप कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दूसरा कैपिटल ए और है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दूसरा स्मॉल बी और है। तो फिर आप कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इसमें तो आप कैपिटल बी लिखेंगे, इसमें आप कैपिटल ए लिखेंगे, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट कर देते। तो अगर दो लोकस के मामले होते तब तो कॉम्प्लीमेंट आ ही जाता। ये डायग्राम ऐसे बनेगा नहीं, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पे आपने स्मॉल ए लिया है, दूसरे के पास कैपिटल ए होगा, इसमें कैपिटल बी लिया तो स्मॉल बी होगा। तो अगर ये दो जगह के मैटर होते यानी कि नॉन एलिलिक होते, तब तो F1 के पास वाइल्ड फिनोटाइप आ जाता, लेकिन यहां नहीं आ सकता। तो वो कब हो सकता है? जब ये दोनों जगह दो नहीं है, एक ही जगह होने पे, तब ऐसी दिक्कत आती है। ठीक है, आगे चलिए। इफ ऑन द अदर हैंड द म्यूटेशंस अकर एट डिफरेंट लोसाई, ठीक है, ईच ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट हैव वाइल्ड टाइप जीन्स एट द अनदर लोकस। जैसे कि ये कहा कि यहाँ पे बी वाला ओरिजिनल है तो ए वाला डिफेक्टिव था, ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये उस बी प्लस के रूप में डिनोट कर दिया, तो नोटेशन तो चेंज किया है। ये था आपका ए प्लस और स्मॉल बी, तब तो ये हो जाता था। देखो इसने यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो डबल म्यूटेंट होने के बावजूद भी ये हेट्रोजाइगस है, उसके बावजूद भी इसके पास वाइल्ड है। तो वो कब हो पाया? जब ये दो लोकस थे, यानी कि जब ये नॉन एलिलिक थे। तो आपने कोई होमोजाइगस म्यूटेंट ले लिए हो, उनका क्रॉस कराया और F1 के अंदर भी आपको म्यूटेंट फिनोटाइप ही मिलता है, तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैटर एक जगह के अंदर की दो म्यूटेशंस का रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए। इफ द टू म्यूटेंट जीन्स, इफ द टू म्यूटेंट जीन्स को आप यहां पे एक बार ले लीजिए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इफ द टू म्यूटेंट सीक्वेंसेज आर ट्रूली एलिलिक, यानी कि फ्रॉम सेम लोकस, then the phenotype of the heterozygous should be mutant। करेक्ट है? यहां तक बात करेक्ट है ना? आप तो समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। Yes, sir. If however the two mutant genes are, जीन्स को आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही मानेंगे, क्योंकि जीन वर्ड बोलने पे एलिलिक नॉन एलिलिक ऐसे बोलेंगे तो कंफ्यूजन आ सकता है आपको। जीन का मतलब आप किसी सीक्वेंस की बात कर रहे हो। अगर वो नॉन एलिलिक है यानी कि दो लोकस पे है, देन
द A1 mutant will have contributed the wild type allele at the A2 locus, ये इसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका आपस में, और जो A2 म्यूटेंट है will have contributed the wild type allele at the A1। तो आप A1 A2 इनसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको स्मॉल a इसको कैपिटल A ऐसा मान सकते हैं, इस 2 वाले को स्मॉल b इसको आप कैपिटल B मान सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार का रह जाएगा। तो लोकस टू द हेड हो जाएगा कि जब आप इस प्रकार का ले रहे थे तो वो 2 लोकस का मामला हो तब ऐसा कॉम्प्लीमेंटेशन आ सकता है, तो जरूरी है कि वो नॉन एलेलिक होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आप एलेलिक नॉन एलेलिक इनको समझ पा रहे हैं। चलिए आगे। इसलिए द 2 म्यूटेशंस विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड प्रोड्यूस द वाइल्ड टाइप। कब? म्यूटेशंस दैट फेल टू कॉम्प्लीमेंट, जब वो 2 लोकस पे होते हैं। ये कब हो पाता है? जब वो नॉन एलेलिक होते हैं। The mutations that fail to complement each other are termed functional alleles. जैसे आपने कहा कि इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में ये कोई लोकस आपने ले ली, ये कोई लोकस है, सेम लोकस है, और दोनों में ही दिक्कत है, दोनों में ही दिक्कत सेम जगह पे है। आपने इसको कहा कि ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है। आप इनको कहां से लेकर के आ रहे थे? आपके पास पेरेंट 1 था जो स्मॉल a था, उससे आपने ये ले लिया। इसको आप कहां से ला रहे हैं? आपके पास दूसरा पेरेंट था जो स्मॉल b था, उससे आपने इसको ले लिया। तो आपके पास ये F1 का हाइब्रिड बना हुआ है। और फिर आप चेक कर रहे थे कि इसमें फिनोटाइप कैसा है, तो आपको पता लग रहा है कि इसका फिनोटाइप तो म्यूटेंट ही है, नॉर्मल तो नहीं है, राइट। तो आपने कहा कि वो एलिलिक है, और एलिलिक का मतलब वो सेम लोकस पे है, दे आर सेम। अगर वो म्यूटेंट फिनोटाइप दे रहे हैं तो वो सेम लोकस पे है, दे आर एलिलिक। और वो फंक्शनल है। अब फंक्शनल वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि फंक्शनल को आप यहां कैसे ले रहे हो। फंक्शनल का मतलब ये था कि यहाँ पे ए अकेला था, जैसे इसके अंदर दोनों में प्रॉब्लम ए टाइप की थी, तो वो काम कर रहा था, काम कर रहा था मतलब उससे म्यूटेंट 1 बन रहा था। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें दोनों स्मॉल बी थी और ये स्मॉल बी से काम हो रहा था, यानी कि म्यूटेंट 2 प्रकार का फिनोटाइप आ रहा था। तो स्मॉल ए भी कुछ करता है, या उसकी वजह से जब वो रिसेसिव है तो होमोजाइगस में जब होता है तो वो दिखता है, तो वो फंक्शनल है। ऐसे स्मॉल बी वाली प्रॉब्लम वो भी दिखती है, वो ठीक है, होमोजाइगस होने पे दिखेगी, तो रिसेसिव मान रखा हमने, तो वो भी दिखती है। ऐसा नहीं कि स्मॉल ए बी के सामने नहीं दिखता या बी के सामने ए नहीं दिखता, वो दोनों ही दिखते हैं। और दिखते कब है? वो उनकी जेनेटिक्स का मामला है कि जब वो होमोजाइगस आएंगे तो ये भी दिखता है। जैसे आप कहा कि ये व्हाइट आई कलर है और इसके लिए कहा कि ये एप्रिकॉट कलर है, तो होता तो है ही उनसे, और होता है इसका मतलब वो फंक्शनल है, और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया एक दूसरे को, इसलिए आप कहते हैं कि वो एलिलिक हैं, राइट। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको 2 बातें बता रही हैं कि सच में म्यूटेंट वाला जो है वो होमोजाइगस में जब आता है तो उसका अपना एक फिनोटाइप होता है। जैसे व्हाइट एक फिनोटाइप 1 है ये, जो कि म्यूटेंट है एक प्रकार का, और एप्रिकॉट भी एक फिनोटाइप है जो म्यूटेंट है, यानी कि रेड नहीं है, दोनों ही रेड नहीं है, लेकिन दोनों एक भी नहीं है, दोनों 2 हैं, तो दोनों ही फंक्शनल है। और दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो दोनों एलिलिक भी है। तो फंक्शनल और एलिलिस, ठीक है, दोनों को इस प्रकार से जोड़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चंचल, ठीक है ना? द टेस्ट फॉर डिफाइनिंग, कि हमें पता लगाएं और उससे हमें बता दें कि एलील्स स्ट्रिक्टली ऑन दिस बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, कि ये जो कि स्मॉल ए वाला भी, यानी कि व्हाइट वाला जो एलील है वो भी काम करता है, एप्रिकॉट वाला एलील है वो भी काम करता है, उसको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता पाए, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम होता है इज टर्म्ड द सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट।
तो वो तो था कॉम्प्लीमेंटेशन, वो जीन इंटरेक्शन का मामला था। ये है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ये एलिलिक इंटरेक्शन का मामला है, जिसमें हम सिस और ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, कि देर आर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, कि दो प्रकार की स्थिति हो सकती है, इन विच ए हेट्रोजाइगस डबल म्यूटेंट ऑफ फंक्शनल एलील। अब आपको क्या है कि जैसा आपने समझा है ना, उसी के अकॉर्डिंग अब आप इसको अप्लाई करोगे। तो फंक्शनल एलील के लिए हम क्या अप्लाई करें भाई? फंक्शनल एलील के लिए हम कैसा सोचें या क्या माने हम? कि म्यूटेंट 1 जो होगा उसका अपना फिनोटाइप होगा और म्यूटेंट 2 का अपना फिनोटाइप होगा, और वो दोनों म्यूटेशन एक साथ प्रेजेंट हैं, वो डबल म्यूटेंट है और ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। कैन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें जो कंडीशन है वो दो प्रकार से हो सकती है। इन द सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ओनली द ट्रांस कन्फर्मेशन जो होता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि वेदर द टू म्यूटेशंस वर एलिलिक और नॉट। इन रियलिटी, सच में एक्चुअल में इस टेस्ट के अंदर भी मेन बात क्या है, इन रियलिटी द सिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट टेस्टेड, कि सिस को तो हम टेस्ट ही नहीं करते। इट इज द कॉन्सेप्चुअल कंट्रोल, कि हम सिस को तो इग्नोर सा ही रखते हैं, हम ट्रांस के बेसिस के ऊपर हमारे रिजल्ट बताते हैं, और सिस को तो हम एक कंट्रोल जैसा मानते हैं कि ट्रांस का नतीजा सिस के नतीजे से अलग होता है। इन विच वाइल्ड टाइप एक्टिविटी इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि ये ऐसा क्यों कहा गया है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलो हम चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये म्यूटेंट है और ये डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम था इसमें भी प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है और इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती हैं, A1 तो आपने कहा कि इससे व्हाइट कलर बनता है आई का, तो ये फंक्शनल है, कि ऐसा नहीं कि A1 से कुछ नहीं होता, उससे होता है कुछ। ऐसे ही ये A2 है, जब ये दोनों साथ होती है तो क्योंकि हमने इसको हेट्रो बनाया है ना, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हमें प्राप्त हुआ है, तो हमने पेरेंट 1 जो कि A1 था और पेरेंट 2 जो कि A2 था, उनको मिक्स करके हमने इसको बनाया है। तो हमारा F1 है जो हेट्रोजाइगस है ये, और इसमें दोनों म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो ये डबल म्यूटेंट है। और अब इनका अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात थी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये था कि आप इस क्रोमोसोम को ये मान लीजिए कि फादर से आ रहा है, ये क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, तो एलिलिक अरेंजमेंट कि जो लोकस आपका था, लोकस आपने जैसे A1 A2 तो ए लोकस मान लिया, ठीक है ना। ऐसे जैसे आई कलर का लोकस है तो एक व्हाइट वाला हो गया, एक एप्रिकोट वाला म्यूटेशन हो गया, जैसे आपने इसको व्हाइट वाला मान लिया और इसको एप्रिकोट वाला मान लिया, ऐसे मान लो, तो ये आई कलर का लोकस हो गया, राइट। तो जब ये ट्रांस कंडीशन में है तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को, ये तो एक ट्रांस अरेंजमेंट है कि आप ट्रांस को कैसे समझे, ट्रांस को आप कैसे समझे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 4 था वो ये फादर से आ गया, ये क्रोमोसोम नंबर 4 था ये मदर से आ गया, तो उनका पेयरिंग है ये, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस है, ये पेयर हो गया। अब आप कह रहे हैं कि हम तो केवल इस जगह की बात करेंगे जो आई के कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो आप एक लोकस की बात कर लीजिए। हम कहते हैं कि इस लोकस में जो फादर से आ रहा है उसमें तो दिक्कत यहाँ है, और जो मदर से आ रहा है उसमें दिक्कत यहाँ है, तो ये दो जगह पे दिक्कत है। ये आपने कहा कि ये A1 प्रकार की प्रॉब्लम है, ये A2 प्रकार की प्रॉब्लम है। फिर आप इनका क्रॉस करा के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई वाइल्ड टाइप जैसा तो नहीं बन रहा, तो आप कहते हैं कि ये एक ही लोकस के अंदर के हैं, तो आप इनको एलिलिक वहां से बता रहे थे।
इन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो आप कहते हैं कि वो सैम लोकस के अंदर की दो प्रॉब्लम थी। और फिर ये दोनों प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि ये सीक्वेंस नंबर 1 से लेकर के ये 400 तक की थी, तो ये भी 1 से लेकर के 400 न्यूक्लियोटाइड तक की सीक्वेंस थी। अब इसमें ये प्रॉब्लम शुरू में ही आ रही है, ये प्रॉब्लम बाद में आ रही है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये ट्रांस कंडीशन है, ठीक है ना। एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं है। जैसे यहीं पे होती तो और ये यहीं पे होती तो दोनों में से कोई सा भी वर्जन होता तो वो फिर सिस कंडीशन हो जाती है, एक ही साइड पे दोनों होती वो सिस कंडीशन हो जाती। तो ये जो पैटर्न था इसको अपन ट्रांस बोलते हैं, और दूसरा जो था उसको अपन इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये सिस अरेंजमेंट है, कि यहाँ की प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों एक साथ हैं, A1 A2, और दूसरा वाइल्ड टाइप प्रकार का है। तो ये जो कंडीशन थी कि एलिलिक अरेंजमेंट हम ट्रांस के रूप में और सिस के रूप में कैसे समझे, वो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते थे। आगे चलिए। द टेस्ट इज थस समटाइम्स सिंपली ट्रांस टेस्ट, क्योंकि हम सिस वाले के अंदर तो वाइल्ड टाइप बनता ही है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते ट्रांस कंडीशन में लेने, क्योंकि ट्रांस वाले में म्यूटेंट बनता है, फिनोटाइप म्यूटेंट ही रहता है। और म्यूटेंट रहने पे जैसे ये था कि इसमें दोनों प्रॉब्लम अगर एक साथ प्रेजेंट होती और एक में प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अब आप इनके गैमेट्स को आप यूज करें तो इससे तो क्या बनेगा, वाइल्ड टाइप नहीं बनेगा, लेकिन इससे तो बन जाएगा। तो वो कंडीशन सिस में तो क्या था कि ये वाइल्ड टाइप वाला बन जाता है ना, कि एक में प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम इसको यूज नहीं करते। ट्रांस को लेते हैं कि ट्रांस में आप इस अकेले को यूज करो तो नहीं बनेगा वाइल्ड टाइप, इस अकेले को यूज करो तो नहीं बनेगा, दोनों को साथ में करते हैं तो नहीं हो रहा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो दोनों एक लोकस के अंदर के मैटर हैं, तो ट्रांस वाले को हम इसलिए यूज करते हैं। फंक्शनल एलील A1 और A2 फंक्शनल एलील है, प्रोड्यूस ए वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, कि वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे ये A1 A2 फंक्शनल है और वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकती है। कब प्रोड्यूस कर सकती है? इन द सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सिस कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देख रहे थे कि जो नीचे वाला जो क्रोमोसोम है ये कैसा है, वाइल्ड टाइप है, ये ओरिजिनल है, इससे नॉर्मल फिनोटाइप डेवलप हो जाएगा। तो ट्रांस में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांस में दोनों ही पेरेंट से जो आ रहा है दोनों में ही प्रॉब्लम है, लेकिन एक में जहां प्रॉब्लम है दूसरे में कहीं और प्रॉब्लम है, तो वो आप कहते हैं ट्रांस कंडीशन है। बट ए म्यूटेंट फिनोटाइप इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, तो ट्रांस वाले के अंदर तो म्यूटेंट ही रहता है, लेकिन सिस वाले के अंदर वाइल्ड टाइप आ जाता है। तो दिस डिफरेंस इन फिनोटाइप्स इज कॉल्ड सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट। तो एक तो आपने ये बताया था, एक आपने ये बताया था, राइट। तो जब आप कहते हैं कि दोनों प्रॉब्लम दो जगह पे होती हैं, ये आपने एक लोकस इतना मान रखा था और यहाँ भी आपने एक लोकस इतना ही मान रखा था, और कहते हैं कि दोनों प्रॉब्लम एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये ट्रांस था और ये सिस था। तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम ओरिजिनल है, इसमें डिफेक्ट है ही नहीं, तो ये वाइल्ड फिनोटाइप दे देता है। तो ये वाली कंडीशन होने पे हमेशा ही म्यूटेंट फिनोटाइप होता है, और ऐसा होने पे वाइल्ड फिनोटाइप आ जाता है। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल a है, यहाँ पे स्मॉल b है, तो यहाँ पे कैपिटल A है, यहाँ पे कैपिटल B है, तो अब कैपिटल A को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्मॉल a के बस की बात थोड़ी है इसको रोकना, ऐसे स्मॉल b को नहीं रोक पाएगा। तो a और b काम करेंगे तो इसका फिनोटाइप कैसा आएगा? वाइल्ड टाइप ही आएगा ना। तो जब सिस कंडीशन के अंदर डबल म्यूटेंट को हम लेते हैं तो वहां तो वाइल्ड टाइप आ ही रही होती है, लेकिन जब हम ट्रांस कंडीशन में लेते हैं तो वहां पे F1 के पास वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नहीं होती है। तो फ्रॉम द टर्म सिस एंड ट्रांस, शर्म और बेंजियर कॉइंड द टर्म सिस्ट्रॉन। तो ये सिस ट्रांस जो पोजीशन था या कॉन्फ़िगरेशन था उसको यूज करके इन्होंने जो टर्म दिया था सिस्ट्रॉन। और वो है क्या एक्चुअल में? सिस्ट्रॉन क्या चीज है? सिस्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट। जैसे जीन को हम छोटे से छोटा भाग मानते हैं ना, वैसे सिस्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट है, कि लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो, दैट एग्जिबिट
सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट। तो जीनोम का वह छोटे से छोटा भाग जो सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट दर्शा सकता है वो सिस्ट्रॉन कहलाता है, वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। जो रेप्लिकेशन जो रिकॉम्बिनेशन दे सकता है वो रैकॉन कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सिस ट्रांस दे सकता है वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। और एक्चुअल में सिस ट्रांस ये है क्या चीज, वो आपने कहा कि ये दो प्रकार के कंफर्मेशन होते हैं। और सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, वो आपने अभी डायग्राम से समझा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो बोलो। सर मैं कुछ ट्रांस आप ऐसा कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? साथ में कैसे आएंगे, ये क्रोमोजोम अलग जाएगा, ये क्रोमोजोम अलग जाएगा। ठीक है। इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप आप बताओ क्या रहेगा? इसका फिनोटाइप ये लिखा तो है। आपने कहा ये भी म्यूटेंट, ठीक है। आपने कहा A2 ये भी म्यूटेंट, ठीक है। इनका बच्चा A1 A2 ये भी म्यूटेंट। तो इसको तो रेड कलर दे देना चाहिए था ना, नहीं दिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। यानी कि ये दो प्रॉब्लम थी A1 और A2, ये दो जगह की होती तो कॉम्प्लीमेंटेशन आ जाता, तो रेड आ जाता, लेकिन रेड नहीं आया। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, तो ये दो जगह के नहीं है, दो जगह के नहीं है तो वो एक जगह के हैं। और क्या ये एक जगह से बिलोंग करने वाले दो हैं? तो आपने कहा यस, इसका कलर कुछ अलग है तो ये भी फंक्शनल है। आपने कहा इसका कलर कुछ अलग, तो ये भी फंक्शनल है। और दोनों का ही कलर रेड नहीं, इसका मतलब दोनों ही म्यूटेंट हैं। और फिर हम यही तो समझेंगे आगे, सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन यही तो है कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि इनके बीच में क्रॉसओवर हो जाए तो फिर आपको वाइल्ड टाइप वाला मिल सकता है कि जब ये क्रॉसओवर होगा तो इसके साथ में ये आ जाएगा, इसके साथ में ये आ जाएगा। तो मैं ग्रीन लाइन से करता हूं एक बार इसको, क्रॉसओवर होगा तो देखो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। तो नहीं, इसमें दोनों प्रकार की प्रॉब्लम प्रेजेंट है ना। व्हाइट वाला का भी कॉज A1 प्रेजेंट है, एप्रिकोट वाले का भी प्रेजेंट है। तो आप कह रहे हैं कि लाइट आई बन रही है। लाइट आई का मतलब क्या है, रेड तो नहीं है। भाई व्हाइट पूरा व्हाइट भी नहीं हो सकता, पूरा एप्रिकोट भी नहीं हो सकता। पूरा व्हाइट कब होता, जब दोनों ही A1 होते। पूरा एप्रिकोट कब होता, जब दोनों A2 होते। तो इसमें A1 और A2 दो हैं, तो दोनों होने के बावजूद कलर है वो कैसा, रेड नहीं है। इसका मतलब वो कुछ और ही है। तो वो ना तो प्योर व्हाइट है ना प्योर एप्रिकोट है, तो वो लाइट है। देखो अभी तक जो आप समझे हैं उसमें आप इतना समझें कि अगर ये मामला जीन इंटरेक्शन का होता, यानी कि अगर ये मामला दो लोकस के बीच का होता, राइट,
और आपने कोई डबल म्यूटेंट ले रखा हो और वो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो आपके पास वाइल्ड टाइप आ जाती। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। और ऐसे मामले क्योंकि दो लोकस के हैं तो आप बोलते हैं नॉन एलिलिक। इतनी बात क्लियर है। और अब जो आप मैटर डिस्कस कर रहे हो वो यहां का नहीं है, वो वन लोकस का मामला है और वन लोकस में डबल म्यूटेंट का मामला है। ये डबल म्यूटेंट वाले भी आपने हेटेरो बना रखे हैं और आपने कहा कि डबल म्यूटेंट वाले हेटेरो जो कंडीशन में थे उनके पास फिनोटाइप म्यूटेंट ही होता है। कब? जब वो ट्रांस कन्फर्मेशन में होता है, यानी कि ये वाला पिक्चर, दिस वन। ठीक है, इतनी बात आप अभी समझ पा रहे हैं। आप इतना मैटर आपका डिस्कस हुआ अभी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके बाद में हाँ सिस ट्रांस के लिए आप एलिलिक देखो। आप ऐसे समझो कि आपको इसमें ज्यादा दिमाग को परेशान करने की नहीं जरूरत है। सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किसी एक लोकस के दो म्यूटेशंस के लिए एक इश्यू है बस ये। तो जब आप एक लोकस के बीच में रहते हो ना तो ये मामला होता ही एलिलिक है। नॉन एलिलिक तो वो होते हैं ना जो दो जगह के होते हैं, कि दो लोकस के होते हैं, तो वो तो जीन इंटरेक्शन के मामले होते हैं। जब आप एक लोकस पे आ जाओगे तो एक लोकस के ऊपर तो क्या है, एलिलिक ही होते हैं सब। आज आप लोग है ना, आज आप लोग ये मान के चलो कि पूरा पूरा इम्तिहान ले रहे हो मेरा कि इस मतलब किस हद तक जाना पड़े कि ये चीज आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे इनको। ये आपने कोई होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ले लिया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ठीक है, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम केवल इस जगह के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आपने कहा ये है लोकस एक्स, ठीक है। आपने कहा ये कलर आई के कलर को कंट्रोल करता है, ओके। आपने कहा कि इसमें हम कुछ प्रॉब्लम कर देंगे और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम कर देंगे। एक ऑप्शन क्या था? एक ऑप्शन ये था कि आप एक प्रॉब्लम तो यहां कर देते, एक प्रॉब्लम कहीं और कर देते, राइट। डबल म्यूटेंट तो वो भी था, लेकिन वो क्या था, ये लोकस 1, ये लोकस 2, तो आप कहते कि वो मामला था नॉन एलिलिक का। जैसे आप इन दो ग्रीन लाइन के बीच वाले एरिया को लोकस 1 बोल रहे थे, तो ये कोई फिर लोकस y हो जाता ना। तो जब लोकस x एंड y मिलकर के आई कलर को कंट्रोल कर रहे होते, अगर ये दोनों मिलकर के आई कलर को कंट्रोल कर रहे होते तो ये तो जीन इंटरेक्शन हो जाती, ये तो जीन इंटरेक्शन हो जाता। और क्या सच में ये ऐसे ही मामले थे क्या? क्या x और y या म्यूटेशन 1 और म्यूटेशन 2 यानी कि व्हाइट और एप्रिकॉट, क्या ये दो अलग अलग जगह के ही मामले थे? तो फिर आपको F1 प्रोजेनी का जब आप टेस्ट क्रॉस कराते तो आपको जो प्रोडक्ट मिलते उसके अंदर फिर वाइल्ड टाइप वाले आ जाने चाहिए थे। कॉम्प्लीमेंटेशन आपको F1 में ही मिल जाता। तो अगर कॉम्प्लीमेंटेशन मिल जाता तब तो कहते कि ये दो जगह के हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट F1 के अंदर अगर फिनोटाइप जो आ रहा है, F1 का फिनोटाइप अगर वाइल्ड आ गया तब तो ये क्या हो जाएंगे कि ये दो लोकस के थे। अगर वो अभी भी म्यूटेंट आ रहा है तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं वो, इसका मतलब वो एक लोकस के हैं।
जब आप ऐसा डिसीजन ले चुके होते हैं या F1 हाइब्रिड को देख करके आप बता चुके होते हैं कि उसमें वाइल्ड टाइप है कि नहीं, आप कहते हैं कि म्यूटेंट ही है, तो आप इस एरिया तक सीमित हो जाते हो। तब आपको ऐसा लगता है कि म्यूटेशन तो दो हैं, लेकिन वो दोनों एक ही लोकस के ऊपर है, तो आप कहते हैं कि म्यूटेशन M1 एंड म्यूटेशन M2 दे आर एलेलिक, राइट। तो ये एक डबल म्यूटेंट हो गया, ये एक डबल म्यूटेंट हो गया। और ये जो डबल म्यूटेंट था उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या वो दोनों ही म्यूटेशन एक ही पेरेंट वाले पे हैं या वो दोनों पेरेंट वाले पे हैं। अगर एक ही पेरेंट वाले पे होते तो आप कहते हैं कि ये सिस कंडीशन है, अगर वो दोनों पेरेंट वाले पे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये ट्रांस कंडीशन है। इतनी समझ पा रहे हैं बात को? अब आप आगे का सीन भी देख लो इसके अंदर। अब तक आप ये समझ गए थे कि आप एक लोकस पे आ गए, राइट, और ये फादर से ले रखा आपने, ये मदर से ले रखा, ठीक है। आपने प्रॉब्लम यहाँ डाल रखी है, आपने प्रॉब्लम यहाँ डाल रखी है। आपने कहा कि ये हमारी कंडीशन कैसी है, ये हमारी ट्रांस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस है, डबल म्यूटेंट है। ये एक हेटेरोजाइगस है, डबल म्यूटेंट है, और इसके पास फिनोटाइप भी कैसा है, म्यूटेंट है, राइट। अब आप इसका क्रॉस कराओ, ठीक है। ये आपका F1 था, इस F1 का आप टेस्ट क्रॉस कराइए। देखो जेनेटिक्स बहुत ही बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, बस आपको वो क्लियर होना चाहिए। आप कराइए क्रॉस, इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट क्रॉस में आपको ऐसा मेंबर लेना है, राइट, और उसमें ऐसा ही लोकस लेना है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लोगे आप, सॉरी, आपको तो रिसेसिव होमोजाइगस लेना है टेस्ट क्रॉस में, तो उसमें दोनों जगह पे दिक्कत है, राइट। और अब आप इनका क्रॉस कराइए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनके रिजल्ट क्या आने चाहिए, इनके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। आपने कहा इसको ले लो ऊपर वाले को, और इसको ले लो नीचे वाले को, ये लो यहाँ ले लीजिए। अब आप दिखाओ इनको कि इसमें आपने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये फादर से आ रहा है, तो फादर से आ रहा है तो इसमें यहाँ दिखा दो, और फिर नीचे वाला आपको मदर से लेना पड़ेगा, तो मदर से आप ये ले लो, तो ये यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे दिखाएंगे, यस और नो, ठीक है। ये आपने यूज कर लिया और ये आपने यूज कर लिया, ठीक है। अब आप इसका फिनोटाइप क्या बताने वाले हैं, ये इनके जैसा ही तो है, म्यूटेंट बताने वाले हो ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वाइल्ड बने तो कैसे बने, अगर यहाँ पे कोई वाइल्ड फिनोटाइप वाला बने तो उसका तरीका क्या हो सकता है, उसका एक ही तरीका है कि इनके बीच में क्रॉसओवर होना चाहिए। यहाँ पे अगर इनके बीच में क्रॉसओवर होगा तो क्या हो जाएगा, आपको लगना चाहिए कि ये जो स्ट्रैंड था ये इसके साथ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि एक तो ऐसा बनेगा जिसमें दोनों जगह पे प्रॉब्लम आ जाएगी, और फिर दूसरा कैसा बच गया, दूसरा ये बच गया और ये इसके साथ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और जब ये आप इसके साथ में लाएंगे, जब आप इसके साथ में लाएंगे तो फिर जब आप इसको इसके साथ में लाएंगे तो कंडीशन क्या आनी है, क्योंकि ये तो काम का है नहीं, ये काम का है, तो आप इसको नीचे लाइए, यहाँ ले आइए, ये आपने यहाँ ले लिया वाइल्ड टाइप वाला, और इससे आप कोई सा भी ले लो, इसको ले लो, राइट, ड्रा करो इसके ऊपर, आपने कहा ये ड्रा कर दिया हमने, इससे कुछ नहीं होगा। इसका फिनोटाइप कैसा आएगा बताना जरा, पुनीत, इसका फिनोटाइप कैसा आएगा,
सर वाइल्ड टाइप। ये स्मॉल ए है तो इसकी नहीं चलेगी, यहाँ पे कैपिटल ए है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्मॉल बी है ही नहीं, यानी कि कैपिटल बी है दोनों ही। तो कैसा आ गया, वाइल्ड टाइप वाला। तो ऐसे काम कब होते थे, ऐसे काम कि ये बना क्यों, ये कब बन सकता है, जब क्रॉस ओवर हो। और क्रॉस ओवर की पुरानी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि ये दोनों के कनेक्शन दो जगह से होने चाहिए थे, लेकिन दोनों एक जगह पे हैं फिर भी ऐसा बन गया, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन तो हो सकता है जीन के अंदर भी। तो जीन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट तो ये समझाना चाह रहे थे कि जीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो तो पहले तो कंफर्म करना ये जरूरी था कि भैया आपने दो प्रॉब्लम ली, दोनों एक लोकस की हैं क्या। तो सेम लोकस पे ही वो है, इसका पता कैसे चलाएं। तो पता लगाने का तरीका तो ये था कि आप डबल म्यूटेंट लें और फिर आप देखो कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो एक लोकस के हैं, और उसके बाद में आप उसका टेस्ट क्रॉस कराओ। अगर टेस्ट क्रॉस कराने पे आपको थोड़े बहुत भी, क्योंकि ये दूरी कितनी ज्यादा है, क्योंकि दो जीन के बीच में तो दूरी ज्यादा हो जाती है, लेकिन एक ही जीन के अंदर ये दो भाग हो गए, ये सब लोकस 1 है, ये सब लोकस 2 है, तो ये दूरी तो बहुत छोटी सी है। तो रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं तो रेयर ही होंगी। लेकिन अगर आपको रिकॉम्बिनेंट मिल गया, कोई रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो कोई ना कोई वाइल्ड टाइप बन ही जाएगा ना। तो कोई ना कोई वाइल्ड टाइप बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इसका मतलब तो हम ऐसे कहेंगे कि जीन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। तो जीन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो वो चीज ये समझाना चाह रहे थे कि जो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है वो आपको यही समझाना चाहता है। समझ पा रहे हैं बात को। क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब लगभग समझ गए आप, ये मान के चलिए कि 90% आप बातों को समझ गए, और अभी कुछ ही देर में 100% समझने वाले हो। और उसके बाद में ये कहानी क्लोज करेंगे और फिर आपसे ही पूछेंगे कि आप क्या समझे हो। ठीक है ना, डरना नहीं है, डरोगे तो अभी जो लास्ट होगा समझना ना वो रह जाएगा फिर आपका, डरना नहीं आपको। तो वी थस हैव ए न्यू वर्ड फॉर द जीन, कि अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई जीन की, वन इन विच फंक्शन इज मोर एक्सप्लिसिट, कि जीन का कनेक्शन या जीन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो वी हैव इन एसेंस कि हम एक सार के रूप में कहें तो रिफाइंड बिडल एंड टॉटम्स वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस टू ए मोर एक्यूरेट वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट। क्योंकि वन जीन वन एंजाइम बोलते हैं तो दो जीन के बीच में क्रॉसओवर होता है। अब ये कहता है कि दो सिस्ट्रॉन के बीच में क्रॉसओवर हो सकता है। पुरानी कॉन्सेप्ट क्या कहती थी कि क्रॉसओवर किन के बीच में होगा, बिटवीन टू जीन। और नई कॉन्सेप्ट क्या कहती है, बिटवीन टू सिस्ट्रॉन। अगर जो स्टूडेंट जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर टू जीन के बीच में होता है और अब क्रॉसिंग ओवर दो सिस्ट्रॉन के बीच में होता है, और फिर आप कहें कि जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इसका मतलब वो दो सिस्ट्रॉन के नहीं है, वो एक ही सिस्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं बात को। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में जो सी सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 नंबर के लिए आपको एक टेबल दी हुई होती है, वो टेबल कुछ इसी प्रकार की होती है, और उसमें आपको बताने होते हैं कि कितने सिस्ट्रॉन हैं। तो जिन्होंने क्रॉसओवर दे दिया, बात को गौर से सुनिए, जिन्होंने क्रॉसओवर, जिनमें क्रॉसओवर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उनमें वाइल्ड टाइप आ जाएगा, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। तो वो दो सिस्ट्रॉन के होते हैं, क्योंकि बिना क्रॉसओवर के वाइल्ड टाइप नहीं आ सकता, और क्रॉसओवर दो सिस्ट्रॉन के बीच में होता है। अगर क्रॉसओवर नहीं हुआ इसका मतलब वाइल्ड टाइप भी नहीं आएगा, और क्रॉसओवर नहीं हुआ इसका मतलब वो मामले दो सिस्ट्रॉन के नहीं है, वो मामले एक ही सिस्ट्रॉन के हैं। जैसे हम पुरानी कॉन्सेप्ट में कहते थे ना कि जिनके बीच में क्रॉसओवर नहीं हुआ वो एक ही जीन के दो एलील होंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि जिनके बीच में क्रॉसओवर नहीं हुआ वो एक ही एलील के अंदर दो सिस्ट्रॉन के मामले होंगे। जिनके बीच में क्रॉसओवर हो गया वो दो सिस्ट्रॉन है, और जिनके बीच में नहीं हुआ वो एक सिस्ट्रॉन का मामला है। समझ पा रहे हैं। साहिन, यस
यानी कि हम हमारे दिमाग के अंदर बहुत भारी तरीके से जीन और दो जीन के बीच में क्रॉसओवर होता है। ये चीज बहुत भारी तरीके से रखी हुई है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम उसी चीज को बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंग सोचता है। ये नया वर्जन है, ये नई कॉन्सेप्ट है, ये उसके अंदर का डीप लेवल आ गया कि हम अब एक लोकस के अंदर भी सिस्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, okay, the cistron is the smallest unit that code for a messenger RNA that is then translated into a single polypeptide। हो सकता है ऐसा काम कर रहा हो और एक्सप्रेस डायरेक्टली कि वो tRNA के रूप में काम कर रहा हो या rRNA के रूप में काम कर रहा हो, लेकिन वो फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि एक सिस्ट्रॉन का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है वो कुछ काम करता है, ऐसा आप एक सिस्ट्रॉन को लेते हैं। आगे चलिए, फ्रॉम फंक्शनल एलील्स। ठीक है ना, फंक्शनल एलील्स का मतलब जिनका अपना खुद का एक अस्तित्व हो, कि वो दिखे, उनका अपना एक फिनोटाइप हो ना। वी कैन गो वन स्टेप फर्दर इन रिकॉम्बिनेशनल एनालिसिस बाय डिटरमाइनिंग वेदर द टू एलिलिक म्यूटेशंस अकर एग्जैक्टली द सेम प्लेस इन द सिस्ट्रॉन, कि वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे है या दो जगह पे है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन टू म्यूटेशंस prove to be functional alleles। अब आप समझ रहे होंगे कि दो म्यूटेशन है तो आप फंक्शनल बोल रहे हो। इसको कौन कौन समझ गए कि टू म्यूटेशन का कनेक्शन फंक्शनल से है? अलका, बात समझ में आ रही है ना कि दो म्यूटेशन का मतलब फंक्शनल से है, कि म्यूटेशन 1 का अपना एक फिनोटाइप आएगा और म्यूटेशन 2 का अपना फिनोटाइप आएगा, तो कह रहे हैं फंक्शनल। और वो दोनों एक ही लोकस के हैं, इसलिए बोलेंगे एलील्स। आर दे ऑल्सो स्ट्रक्चरल एलील, कि फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। बात थोड़ी सी डीप हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि वो एलील हैं, मीन्स दे बिलोंग्स टू सेम लोकस, दे बिलोंग्स टू सेम लोकस। तो क्या वो फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोकस से बिलोंग करते हैं या वो संरचना की दृष्टि से एक ही लोकस से बिलोंग करते हैं? मीन कुछ क्लियर हो पा रहा है आपके दिमाग में? कुछ भी क्लियर हो पा रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने ये लोकस लिया, ठीक है, और पहले आप पूरा जीनोम ऐसे ले लो, उसमें ये लोकस यहां पे है, इसको आप बड़ा करके यहां देख रहे हो, ठीक है, जूम कर रहे हो उसको आप। तो आप कहते हैं कि इसमें दो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आपको पता लगता है कि ये ऐसे दो जगह पे है। तो दिस वन इज सब लोकस 1 एंड दिस इज सब लोकस 2। और ये एक ही जीन के दो फॉर्म है, क्योंकि जीन तो पूरा यही है, इसी के दो फॉर्म है, एलील्स हैं, एक ही लोकस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एलील बोलने का मतलब सेम लोकस से रहेगा हमेशा ही। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, तो अल्टरनेट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन ए सेम लोकस ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स इन ए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, है ना, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या वो काम करने के हिसाब से, जैसे हम कहें कि चलो भाई इनका जो भी फंक्शन होगा, आप कह रहे हैं कि आई कलर के लिए काम करते हैं, राइट? तो आई कलर के लिए काम करने के हिसाब से ही ये दो जगह पे है क्या, कि यहां वाला फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, यहां वाला फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, और इन दोनों की वजह से ऐसा हुआ, क्या ऐसा है? और क्या वो स्ट्रक्चर में ही दो है? एक तो होता है कि फंक्शन में दो है, जैसे आप कहते हैं कि ये पूरा एक सीक्वेंस हो और इसमें फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपने 3 टुकड़े कर दिए कि यहाँ से फंक्शन 1 हो, यहाँ से फंक्शन 2 हो, यहाँ से फंक्शन 3 हो, राइट। ऐसे आप कह दें कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 ही टुकड़े, ये स्ट्रक्चर 1 हो, ये स्ट्रक्चर 2 हो, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि सब लोकस 1, सब लोकस 2, सब लोकस 3 ऐसे। तो क्या फंक्शनलिटी और स्ट्रक्चरलिटी दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं, ठीक है ना, उन चीज को। The methods used to analyze complementation can be used here also। तो उन्हीं चीजों को जो हम कॉम्प्लीमेंटेशन के लगाते हैं उनको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्रॉसेस आर कैरिड आउट, हमने क्रॉस कराए, आउट टू फॉर्म ए म्यूटेंट हेटेरोजाइगोट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। ये तो पुराने वाला तरीका था कि आपने होमोजाइगस म्यूटेंट लेकर के एक हेटेरो बना लिया और उसमें क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस प्रकार का है, ठीक है, ये तो हमने देखा था। जिसका ऑफस्प्रिंग्स आर देन टेस्टेड फॉर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू म्यूटेशनल साइट। तो इनके बीच में क्रॉसओवर हुआ या नहीं हुआ उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 जगह पे हुए तब तो क्रॉसओवर हो जाएगा, तब तो ये स्ट्रक्चरल नहीं है, फंक्शनल तो है। इसका अपना एक वाइट आई आता है, इसका अपना एक एप्रिकोट आता है, तो आप कहते हैं कि ये फंक्शनल है दोनों, ये दोनों फंक्शनल है, राइट। और इनके बीच में अगर क्रॉसओवर नहीं होता है, अगर इनके बीच में क्रॉसओवर हो जाता है तब तो कहेंगे कि ये सब लोकस 1 एंड सब लोकस 2 पे है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल नहीं है। फंक्शनल तो है लेकिन स्ट्रक्चरल नहीं है। और अगर इनके बीच में क्रॉसओवर नहीं आया, अगर इनके बीच में क्रॉसओवर नहीं आया तो ये फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। तो अगर क्रॉसओवर आ रहा है तो ये 2 जगह पे है, तो ये 2 जगह की स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चरल नहीं है फिर ना, ऐसा कुछ। तो इफ नो रिकॉम्बिनेशन अकर देन द 2 एलील्स प्रोबेबली कंटेन द सेम स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि पहला और दूसरा वो दोनों जगह सेम ही है, ऐसा कुछ मानेंगे आप। अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जब दूरी हो। जब दूरी नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होगा, तब दूरी नहीं है तो उसका मतलब दोनों एक जगह पे होंगे, ऐसा कुछ है ना। तो इन्वॉल्विंग द सेम बेस पेयर एंड आर थस स्ट्रक्चरल एलील्स आल्सो। तो अगर क्रॉसओवर हो गया तब तो वो नॉन स्ट्रक्चरल है, अगर नहीं हुआ तब वो स्ट्रक्चरल है। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स, अगर थोड़ा बहुत भी अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो कुछ वाइल्ड टाइप बन जाएंगे ना, दैट जनरेट वाइल्ड टाइप ऑफ स्प्रिंग, देन द 2 एलील्स आर नॉट म्यूटेशंस एट द सेम पॉइंट, यानी कि दे आर नॉन स्ट्रक्चरल। समझ गए बात को। तो जब उन्होंने वाइल्ड टाइप वाला दे दिया, इसका मतलब वो कौन होंगे, नॉन स्ट्रक्चरल। और अगर वो वाइल्ड टाइप वाला नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब वो कौन है, स्ट्रक्चरल। समझ रहे हैं क्या। यानी कि आप लोग चले थे यहां से, आप लोग चले थे यहां से जीन 1 और जीन 2 के बीच में क्या होता है वहां से चले थे आप, और फिर आप पहुंच गए एक ही जीन के अंदर के 2 भागों पे, और अब आप जा रहे हैं कि वो दोनों भाग भी एक ही जगह पे हैं या 2 जगह पे हैं, कि वो ऐसे हैं या वो 2 जगह पे हैं। यानी कि अब आप कुछ ऐसा फील कर रहे होंगे कि आपने जो आपकी कॉन्सेप्ट थी ना, उस कॉन्सेप्ट को और जूम करके जीन के अंदर जाकर के आपने 2 प्रॉब्लम कहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश की है। तो सर हाँ बोलो बोलो जल। अरे यार भाई पुनित, ऐसे कैसे बोलोगे आप। स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि ये और ये दोनों एक होने पे तब आप स्ट्रक्चर बोलते हो। नहीं समझ रहे बात को। आप ये कह रहे हैं कि ये हमने लिया
और ये स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ अलग है और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ अलग है, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, तो वो नॉन स्ट्रक्चरल है। अगर वो दोनों ही यही होते ना तो आप कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, अभी 1 घंटा 54 मिनट हो चुकी है। प्रॉब्लम हमारी अभी भी बाकी है। ठीक है, चलो अब समझ आएंगे, आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो इसको समझ गए, इसका मतलब आप सब कुछ समझ गए भाई। ठीक है, देखो फंक्शनल दोनों के अपने अपने असर आते हैं, बट नॉट स्ट्रक्चरल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, समझ गए बात को। रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, होगा तो वाइल्ड टाइप बन जाएगा भाई। बात को थोड़ा जल्दी पकड़िए, राइट। ये ग्रीन वाला काम कर जाएगा फिर, तो ग्रीन वाला काम कर गया और दूसरी जगह वाले से काम हुआ नहीं था, तो एलिलिक तो आप पहले ही बना चुके थे इसको। ठीक है, फंक्शनल ये थे ही, अपना अपना आ रहा था, और अब ये नॉन स्ट्रक्चरल हो रहे हैं। तो ये तीन चीज यहाँ पे आप समझ जाइए। ठीक है, ये फंक्शनल तो है लेकिन ये स्ट्रक्चरल है, तो आप क्रॉस ओवर कराते रहो, इसके साथ में भी यही जाना है, इसके साथ में भी यही जाना है, तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जिसमें ये ना हो, तो सिंगल म्यूटेंट ही बनेंगे वो, तो आपको वाइल्ड टाइप जैसा नहीं मिल पाएगा। तो स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मींस जिनके बीच में क्रॉसओवर हो गया वो नॉन स्ट्रक्चरल, और जिनके बीच में क्रॉसओवर नहीं हुआ वो स्ट्रक्चरल। अब चलिए आगे। एलील्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट वर फंक्शनल, अपना अपना असर रखते हैं, बट नॉट स्ट्रक्चरल, यानी कि उनके बीच में क्रॉसओवर होता है। ठीक है, वर फर्स्ट टर्म सूडो एलिल्स, क्योंकि एलिल्स क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस होते हैं, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट लोसाई वर मेड अप ऑफ सब लोसाई। तो फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस लीड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट ए लोकस इज लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिविजेबल, पहले क्या कहते थे अनडिविजेबल, अब क्या है डिविजेबल है, बाय रिकॉम्बिनेशन रेदर देन ए बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो आई कलर जो भी है ड्रोसोफिला के अंदर कैन बी स्टडीड बाय कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। द व्हाइट आई लोकस हैज ए सीरीज ऑफ एलील प्रोड्यूसिंग वेरिंग सेट ऑफ रेड। This locus is sex linked and about map distance position 3.0 map unit on the X chromosome। तो वहां पे ये दिक्कत है। ठीक है, जो म्यूटेशंस हमें बताए गए थे। तो several other eye color loci on the X chromosome are not relevant to this cross, जैसे कि prune है, ruby है। If an apricot eye, थोड़ा गौर करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होती तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। If an apricot eye, ठीक है, एप्रिकॉट का मतलब उसमें दोनों ही डिफेक्ट हैं बी वाले। ठीक है, एप्रिकॉट को हम बी मान रहे हैं ना। फीमेल इज मैटेड विथ ए व्हाइट आई मेल, तो इसमें स्मॉल ए। द फीमेल ऑफ स्प्रिंग आर ऑल हेटेरोजाइगस, ठीक है, एंड हैव म्यूटेंट लाइट कलर्ड आई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थस एप्रिकॉट एंड व्हाइट आर फंक्शनल एलील, क्योंकि इसका अपना एप्रिकॉट था, इसका अपना व्हाइट था, तो आप फंक्शनल बोल रहे हैं, बट दे डू नॉट कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया ना, क्योंकि डबल म्यूटेंट के पास कैसा था, म्यूटेंट ही आ रहा है, तो वो कैसे है, एलिक है, और साथ में क्या है, वो स्ट्रक्चरल है। To determine whether apricot and white eye are structural, कि वो है या नहीं, light eye female are crossed with white eye males, and the offsprings are observed for the presence of wild type or light eye males। और यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं, दो their rate of appearance is less than 0.001%. This is significantly above the background mutation rate। यहाँ पे आपको एक एडिशनल बात और ध्यान रखनी है कि आपने कहा कि अगर ये नॉन स्ट्रक्चरल होते,
अगर ये नॉन स्ट्रक्चरल हैं तो इनके बीच में क्रॉसओवर हो जाता है, और क्रॉसओवर हो जाता है तो हमें वाइल्ड कलर मिल जाएगा। और क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आप एक ही लोकस के अंदर के दो सब लोकस के बीच में क्रॉसओवर कराना चाह रहे थे, तो दूरी ज्यादा नहीं थी, तो क्रॉसओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, वेरी लो, कि रेयरली ही कोई ऐसा क्रॉसओवर होता है, वेरी लो। तो वाइल्ड कलर तो आएगा, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेयर ही है, वेरी रेयर फ्रीक्वेंसी है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम बात कनेक्ट करना चाहते हैं कि दो सब